अध्याय 31। ड्रेक वेस ने अपने इरादों को एक विशिष्ट छवि तक सीमित रखते हुए अपने भागों का चयन करना शुरू कर दिया। वह एक बहुमुखी वर्कहॉर्स का निर्माण करना चाहते थे, एक ऐसी मशीन जिसमें आकर्षक विशेषताएं नहीं है लेकिन यह अपने पूर्ण प्रभाव के साथ उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम है। मेक का निर्माण आंतरिक फ्रेम से शुरू हुआ। मेक के मूल कंकाल के रूप में इसने मेक के आकार, ऊंचाई और वजन क्षमता को निर्धारित किया। एक मजबूत मशीन के लिए न केवल मजबूत कवच की आवश्यकता होती है, बल्कि एक मजबूत आंतरिक फ्रेम की भी आवश्यकता होती है जो दबाव में अपना वजन सहन कर सके। चुनने के लिए कई फ्रेम थे। अधिकांश ने दो भुजाओं, दो पैरों और सीधी मुद्रा की एक मानक मानवीय आकृति अपनाई। कुछ बिल्लियां जैसे दिखते थे, कुछ पक्षी और सरीसृप जैसे। प्रत्येक रूप के अपने फायदे और नुकसान थे, लेकिन आमतौर पर ह्यूमनॉइड मेक ने तब तक बहुत अच्छा संतुलन प्रदान किया जब तक इसके दोनों पैर बरकरार रहे। चूंकि वेस उड़ान क्षमताओं के साथ एक मेक डिजाइन करना चाहता था, उसने एक मध्यम फ्रेम चुना जो हल्के पक्ष पर था। फ्रेम के निर्माण में अंतराल, खोखले और खांचे की एक चतुर व्यवस्था दिखाई गई। इसने अपनी संरचनात्मक अखंडता को यथासंभव बरकरार रखते हुए बहुत सारा वजन बचाया, हालांकि हमेशा सफल नहीं हुआ। फिर भी फ्रेम तब तक तनाव झेलता रहा जब तक कि वर्षों तक इसका भारी उपयोग नहीं किया गया। सौभाग्य से प्रतियोगिता ने स्वचालित रूप से संगत कृत्रिम मांसलता भी प्रदान की। हालांकि सर्वोत्तम मूल डिजाइनों के लिए इसे खरोंच से बनाना सबसे अच्छा था, लेकिन मौजूदा डिजाइन योजना को उधार लेने की तुलना में इसमें लगने वाला समय बहुत अधिक था। आगे वेस ने मेच की रूपरेखा और अंगों के विन्यास पर विचार किया। ह्यूमनॉइड मेक आकार, थोक, मोटाई आदि में व्यापक रूप से भिन्न थे। जबकि कुछ डिजाइनर बाहरी हिस्से पर विचार करने से पहले अंदरूनी हिस्से को पूरा करना पसंद करते थे, वे अपनी सीमाएं पहले से निर्धारित करने के लिए इसके विपरीत करना चाहते थे। अपने मेक के लिए उसके मन में पहले से ही एक उद्देश्य था, इसलिए यह महत्वपूर्ण था कि वे पहले मेक का बाहरी स्वरूप ठीक कर ले ताकि उसके लिए अपने इरादों की कल्पना करना आसान हो जाए। सबसे पहले पैर। मशीन के आधार के रूप में पैरों ने मशीन की गति, वजन सीमा और स्थिरता निर्धारित की। ह्यूमनॉइड मेक में विभिन्न प्रकार के पैर होते हैं, जिनमें लंबी दूरी की दक्षता में विशेषज्ञता वाले पैर से लेकर शक्तिशाली छलांग की सुविधा के लिए बूस्टर के साथ अंतर्निहित पैर शामिल हैं। वेस ने एक मोबाइल मीडियम मशीन की कल्पना की थी, इसलिए उन्होंने अपना चयन हल्के बख्तरबंद पैरों तक सीमित रखा। उन्होंने धैर्यपूर्वक कबाड़ के ढेर में पैरों की एक उपयुक्त जोड़ी की डिजाइन योजनाओं की खोज की। भगवान, ये पैर बकवास हैं। वेस ने घृणित रूप से पैरों की अगली जोड़ी को गिराते हुए बड़बड़ाया। उसके अधिकांश पैर या तो हल्के लेकिन कमजोर थे, या मजबूत लेकिन उसके स्वाद के लिए बहुत भारी थे। यह ऐसा था मानो आयोजक नहीं चाहते थे कि प्रतियोगी कवच और गति के बीच सबसे इष्टतम समझौते के साथ उबाऊ, औसत दर्जे के पैरों से समझौता करें। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी मशीन कम से कम थोड़ी सी उड़ान भरने में सक्षम हो तो मेरे लिए पैरों की भारी जोड़ी उठाना असंभव है। मुझे या तो पतले पैरों की एक जोड़ी चुनी होगी, या जैसे ही वेस ने जानवरों के आकार के पैरों के ढेर को देखा, उसकी नई उनट जोड़ी हेरा फेरी उपकौशल उत्तेजना में झुनझुनी से भर गई। मेक घटकों और भागों को हमेशा मॉड्यूलर संगतता के एक निश्चित स्तर को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन वेस ने शायद ही कभी ऐसे मामलों के बारे में सुना था जहां एक डिजाइनर ने जानवरों के पैरों को एक ह्यूमनॉइड ऊपरी शरीर से जोड़ा था। ऐसी चीजें संभव थीं, लेकिन इससे मांसपेशियों को फिर से काम करने और यह सुनिश्चित करने में बहुत सारी समस्याएं आईं कि मशीन के चलने और दौड़ने की मुद्रा संतुलित रहे। ये रैप्टर पैर आदर्श दिखते हैं।
वह ढेर के पास पहुंचा और काफी मजबूत रैप्टर पैरों की एक जोड़ी को उजागर किया। रैप्टर के आकार के मेच में आमतौर पर शक्तिशाली चलने वाली चालें होती हैं जो अच्छी मात्रा में सहन शक्ति के साथ काफी अच्छी गति प्रदान करती हैं। हालांकि उन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वे नीचे की बजाय कमर के किनारों से जुड़े हुए थे। पैरों को उसकी मशीन के धड़ से मिलाने की कोशिश में काफी सोच विचार करना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं इसका पता लगाऊं, आइए अपना बाकी चयन पूरा कर लें। धड़ के आकार ने इंजन, पावर रिएक्टर और कॉकपिट के अधिकतम आकार को निर्धारित किया। बड़े घटक आमतौर पर अधिक शक्तिशाली होते थे, लेकिन वे इसको कुल वजन पैरों की कुल उठाने की क्षमता से कम रखना पड़ता था। इसके अलावा कुछ आकृतियां दूसरों की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करती हैं। दुबले स्त्री धड़ हल्के थे। बैरल के आकार के धड़ बहुत अधिक मात्रा प्रदान करते थे। वी आकार वाले धड़ अविश्वसनीय रूप से मर्दाना दिखते थे और विस्तारित मात्रा प्रदान करते थे। एक मेक का ऊपरी सिरा। अंतवेस ने जो चुना वे उपलब्ध भागों में से काफी चौड़ा धड़ था। इसने मेक के निचले हिस्से में अच्छी मात्रा में जगह प्रदान की, जिससे इसे उसके रैप्टर पैरों के साथ संगत बनाने के लिए और अधिक व्यापक संशोधनों की अनुमति मिली। जबकि धड़ का वजन वेस की अपेक्षा से अधिक भारी था, फिर भी यह सहनशीलता के भीतर था। हथियार अगले पीछा किया। रैप्टर में आमतौर पर छोटे हथियारों के साथ काम करना चुनते हैं या उन्हें हथियार माउंट में बदल देते हैं। चूंकि अधूरे डिजाइन को हाथापाई और लंबी लड़ाई दोनों में सक्षम होने की आवश्यकता थी, वेस ने काफी मजबूत हथियारों की तलाश शुरू कर दी जो कलाई पर लगे हथियारों को बढ़ाने में सक्षम थे। यहाँ कुछ भी उपयुक्त नहीं है। चयन बहुत सीमित है। कबाड़ के ढेर में अधिकांश मानवाकार भुजाएं नंगी भुजाएं थीं। सस्ते, मजबूत और एक फॉर्म फैक्टर जिसने पायलटों को 100% तक उनके साथ तालमेल बिठाने की अनुमति दी। ये हथियार मशीनी आकार की आग्नेयास्त्र चलाने में माहिर थे। कुछ हथियार हाथापाई हथियार चलाने में भी माहिर हैं, जिनमें मजबूत मांसपेशियां और उच्च पकड़ शक्ति होती है। मुझे लगता है कि मुझे फिर से किसी चीज को एक साथ जोड़ना होगा। वेस ने अपरंपरागत आकार के हथियारों को छोड़कर निष्कर्ष निकाला। उनके पास जानवरों के आकार के दोनों हाथों और पैरों को एक ह्यूमनॉइड मशीन पर फिट करने के लिए समय की कमी थी। वह मोटे हथियारों की एक जोड़ी के साथ बस गया जिसने हाथापाई की लड़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ प्रयासों से वे इसमें किसी प्रकार का दूरगामी हथियार जोड़ने में सक्षम हो सकता है। हालांकि यदि उसने कार्यान्वयन में जल्दबाजी की तो इसके प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। अगला सिर था। यह मेक का सबसे कम महत्वपूर्ण अंग था, क्योंकि सबसे हल्के और भारी कॉन्फ़िगरेशन को छोड़कर सभी प्रमुखों ने लगभग समान विकल्प पेश किए। वेस ने एक सरीसृप का सिर चुनने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे त्याग दिया और एक इंसान का सिर चुना ताकि उसकी मशीन बहुत अधिक भड़कीली न हो जाए और उसकी थीम खराब न हो जाए। एक नियमित मानव सिर ने भी यही काम किया। अब उड़ान प्रणाली। वेस के मन में एक ऐसी मशीन थी जो कम दूरी को तेजी से तय कर सके। चुनौती केवल थोड़े समय तक चली, इसलिए उड़ान प्रणाली को दक्षता और उच्च गति तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं होगी। दुर्भाग्यवश वेस जो आदर्श उड़ान प्रणाली चाहता था वे उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने जो देखा वह ज्यादातर बड़े, व्यापक पंख थे जो बड़ी मात्रा में हवाई गतिशीलता प्रदान करते थे, लेकिन मेक की पीठ पर विशाल लक्ष्य भी चित्रित करते थे। यह 10 किमी की चुनौती में भी टिक नहीं पाएगा। अंततः उन्होंने मध्यम यांत्रिकी के लिए डिजाइन किए गए पंखों की एक मजबूत लेकिन बड़ी जोड़ी चुनी। वेस ने इसकी लिफ्ट ऑफ शक्ति और भारी क्षति के तहत भी काम करने की क्षमता के कारण इसे दूसरों पर प्राथमिकता दी। उसके पास उस अंतिम विशेषता का उपयोग था। मुझे पहले भागों का चयन पूरा करना होगा। अंदरूनी हिस्सों के लिए
उनके डिजाइन ने स्थायित्व को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। जब मे को बहुत जोर से पीटा जा रहा था तब भी उसे टिके रहना था। उन्होंने एक शक्तिशाली इंजन चुना जो भयानक ऊर्जा दक्षता की कीमत पर बहुत अधिक शक्ति प्रदान करता था। पावर रिएक्टर के लिए उन्होंने थोड़ा कम शक्ति वाला रिएक्टर चुना, लेकिन यह एकमात्र रिएक्टर था जिसने मशीन की आंतरिक संरचना के भीतर इंजनों के लिए पर्याप्त जगह छोड़ी। संपूर्ण गॉन्टलेट के लिए मशीन को पर्याप्त रूप से शक्ति प्रदान करने के लिए वेस ने त्वरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कैपेसिटर ऊर्जा सेल जोड़े। उनके द्वारा चुने गए सेंसर उपलब्ध सबसे टिकाऊ सेंसरों में से कुछ थे जो भारी गोरिल्ला मशीन के लिए थे। उन्होंने कोई मार्गदर्शन या लक्ष्यीकरण सहायता प्रदान नहीं की, लेकिन उनकी देखने की सीमा सभ्य थी और इसके अलावा उनकी कठोरता लगभग कवच जितनी ही अच्छी थी। इसे बुनियादी बातों के लिए करना चाहिए, वेस ने सोचा जब उसने घटकों को फिर से स्कैन किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। मैं हथियारों को बाद में देखूंगा। सबसे पहले उसे बुनियादी बातें एक साथ रखनी थीं। सबसे पहले उसे रैप्टर पैरों को समायोजित करने के लिए आंतरिक फ्रेम में समायोजन करने की आवश्यकता थी। यदि वेस इसे पूरी तरह से करना चाहता था तो वे पार्श्व अनुलग्नक प्राप्त करने के लिए कुछ यांत्रिक घटकों को पुनर्निर्देशित करने के लिए मैक डिजाइनर सिस्टम के कई उपकरणों का उपयोग करेगा। दुर्भाग्य से उसका कुंभ अक्षम कर दिया गया था, और यदि ऐसा नहीं होता तो भी सिस्टम को प्रकट करना उसकी मूर्खता होगी। इसलिए उन्होंने प्रत्येक प्रतियोगी को प्रदान किए गए बुनियादी डिजाइनर कार्यक्रम का उपयोग किया और कुछ कच्चे और कठोर बदलाव किए। उन्होंने पैरों और निचले धड़ के बीच किसी चीज को चिपकाने के लिए अपने जूरी हेरा फेरी कौशल को रचनात्मक रूप से लागू किया। इसमें अपेक्षा से थोड़ा अधिक समय लगा, लेकिन जब तक उसने काम पूरा किया तब तक सिम्युलेटर में पैर ठीक से काम करने लगे। हालांकि प्रेरक शक्ति के रूपांतरण में उम्मीद से अधिक नुकसान हुआ था, फिर भी वेस ने अपने लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हुए घाटे को नजरअंदाज कर दिया। जब तक एक बहुमुखी वर्कहॉर्स में की उनकी दृष्टि हासिल की जा सकती थी, बलिदान इसके लायक थे। हालांकि एक बार जब मैं इसका डिजाइन पूरा कर लूंगा तो यह मशीन एक बहुत ही अजीब घोड़े की तरह दिखने लगेगी। उन्होंने अगले 2 घंटे इंजन, पावर रिएक्टर और कॉकपिट को धड़ के अंदर सावधानी पूर्वक एकीकृत करने में बिताए। ऊर्जा कोशिकाओं जैसे कुछ अन्य छोटे घटकों को जोड़ने के बाद उन्होंने धड़ को संशोधित रैप्टर पैरों से जोड़ दिया। संतुलन थोड़ा खराब था, लेकिन वेस इसे बाद में समायोजित कर सका। सबसे पहले उसे हाथ पैर जोड़ने का काम पूरा करना था। पैरों की तकलीफ के बाद सिर को धड़ से जोड़ने वाली हवा थी। गोरिल्ला सेंसर को समायोजित करने के लिए वेस ने केवल बोग मानक मानव सिर में मामूली समायोजन किया। बाजुओं को धड़ से जोड़ने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। हालांकि पैरों के मामले में यह उतना शर्म नहीं था। भुजाओं को एक अलग छाती प्रोफाइल को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए वे इसको अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ने के लिए कुछ हिस्सों को काटना और चपटा करना पड़ा। आयोजकों द्वारा उपलब्ध कराए गए डिजाइनर ने कई उन्नत सुविधाएं लॉक कर दी। हालांकि इसने बहुत से सबसे कठिन और समय लेने वाले कार्यों को स्वचालित कर दिया, जो वास्तव में इसके साथ काम करने वाले डिजाइनरों की ताकत को प्रदर्शित नहीं करता था। सॉफ्टवेयर के शक्तिशाली प्रोसेसर स्वचालित रूप से उद्योग मानक के अनुसार बिजली केबल और पाइपिंग बिछाने का ख्याल रखते हैं। इसके बाद डिजाइनर अपने प्लेसमेंट को अनुकूलित करने के लिए उन्हें समायोजित करने में कुछ समय लगा सकते थे। अपने मामले में वेस को कमर और पैरों के बीच के ब्लिंग के प्रमुख हिस्सों को फिर से काम करना पड़ा। किसी तरह मानक सॉफ्टवेयर तब भ्रमित हो गया जब उसने 2 असंगत घटकों के बीच कनेक्शन जोड़ने का प्रयास किया। अंगों और अंदरूनी हिस्सों को जोड़ने का काम पूरा करने के बाद केवल 4 घंटे बचे थे।
मेक के पास खुद को एक पूर्ण मशीन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम योग्यताएं थीं, लेकिन वे इस चुनौती से बच नहीं सकती थी। उड़ान प्रणाली आगे आई। वेस चाहता था कि उसकी मशीन मोबाइल हो ताकि उसके विकल्प बढ़ सकें, लेकिन वह नहीं चाहता था कि विंग्स मशीन पर हावी हो जाएं और उस पर अत्यधिक बोझ डालें। इसलिए उसने सीधे तौर पर पंखों के बड़े हिस्से को काट दिया, खासकर उन हिस्सों को जो पीछे से बहुत दूर तक फैले हुए थे। इसने उड़ान प्रणाली को बाधित कर दिया। मैंने 60% से अधिक हिस्सों को काट दिया, लेकिन फिर भी इसका 30% जोर बरकरार रखने में कामयाब रहा। यह काफी उदार अनुपात था। इस तथ्य से मदद मिली कि निर्माताओं ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया। अधिकांश पंख, जिनकी लंबाई इतनी कम हो गई थी, केवल पर्याप्त उड़ान क्षमता प्रदान करते थे जिससे मशीन को नियंत्रित दुर्घटना की अनुमति मिल सके। वेस के पास जो पंख बचे थे वे शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उन्होंने पर्याप्त मात्रा में ट्रैवर्सिंग गति प्रदान की। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि पंख मेज को ऊंची उड़ान भरने देंगे। पंखों को धड़ से जोड़ने से थोड़ी परेशानी हुई। इस तथ्य के बावजूद कि धड़ को उड़ान भरने के लिए नहीं बनाया गया था, फिर भी इसमें सभी मॉड्यूल और कनेक्टर थे जो दोनों हिस्सों के बीच संलयन को आसान बनाते थे। बड़े और भारी धड़ की तुलना में उड़ान प्रणाली उल्लेखनीय रूप से कॉम्पैक्ट दिखती थी, लेकिन वह इसी छवि के लिए जा रहा था। पंख जितने छोटे होंगे, वे उतने ही अधिक समय तक बरकरार रहेंगे। यह एक तरह से उस इंसान के साथ पैदा हुए ड्रैगन की तरह दिखता है जिसने इस यंत्र को दुनिया में पहुंचाया है। रैप्टर पैरों ने मेक को पैरों की बहुत अधिक शक्ति और गतिशीलता प्रदान की, साथ ही भारी मात्रा में वजन भी सहन करने में सक्षम थे। भारी धड़ और भुजाओं के साथ मेक का वजन वर्गीकरण मध्यम मानक की ऊपरी सीमा के करीब पहुंच रहा था। हालांकि यह सीजर, ऑगस्टस और इसके वेरिएंट जितना बुरा नहीं था। पंखों ने मशीन को चारों ओर घूमने में मदद करने के लिए पर्याप्त जोर प्रदान किया, जब तक कि उसका हथियार लोड आउट अत्यधिक नहीं था। कबाड़ के ढेर के बारे में सबसे अच्छी बात यह थी कि वेस लाइसेंस और निर्माण की चिंता किए बिना इसमें से सर्वश्रेष्ठ हथियार चुन सकता था। उसने ढेर में खोजबीन की और एक काफी पतली लेकिन उपयोगी तलवार पाई। रक्षा के लिए एक मध्यम आकार की गोल ढाल लेने से पहले उन्होंने हल्के बैकअप चाकू की एक जोड़ी जोड़ी। इसने मेक की नजदीकी युद्ध आवश्यकताओं का ख्याल रखा। विस्तृत विकल्प अधिक पेचीदा होने ही वाले थे। मेक के पास केवल 2 भुजाएं थीं, जो तलवार और ढाल ले जाने के लिए पर्याप्त थीं। उसे या तो बाहरी एड ऑन का सहारा लेना होगा, या मशीन को अपने अप्रयुक्त हथियारों को अपनी निचली पीठ पर रखने के लिए मजबूर करना होगा, जो पंखों के कारण ज्यादा जगह नहीं देता है। वेस यह भी चाहते थे कि श्रेणीबद्ध विकल्प बाद के विचार के अलावा कुछ और हो। दुर्भाग्य से यह मुश्किल था अगर वे एक ऐसा हथियार चाहता था जो एक मुक्का मार सके और साथ ही साथ उसकी गतिशीलता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त रोशनी भी रख सके। सीजर ऑगस्टस और मार्क एंटनी के साथ उनके अनुभव ने उन्हें सिखाया कि मध्य शक्ति वाली लेजर तोपों की एक जोड़ी विरोधियों को तेजी से नहीं मार सकती थी, इसलिए एक रेंज विकल्प के लिए उन्हें एक ऐसे हथियार की भी आवश्यकता थी जो एक पंच पैक कर सके। इससे निपटना बहुत मुश्किल था। जैसे जैसे समय सीमा नजदीक आती गई, वेस को अपने मूड पर थोड़ी चिंता महसूस हुई, जो वह बिल्कुल नहीं चाहता था। उन्होंने कामकाज से एक छोटा सा ब्रेक लिया और थोड़ा सा भोजन करके और अपने बाथरूम की जरूरतों का ध्यान रखकर अपने दिमाग को तरोताजा कर लिया। एक बार जब वह शौचालय से बाहर निकला, तो उसे इतनी शांति मिल गई कि वह फिर से अपनी वांछित मशीन की कल्पना करने पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो गया। जब उन्होंने लिख लिया तो उन्होंने एक साहसिक विचार सोचा। यह उसकी जोरी हेरा फेरी के साथ साथ उसके कई अन्य कौशलों का भी परीक्षण करेगा, लेकिन अगर यह काम करता है
वास्तव में अल्पकालिक मारक क्षमता हासिल कर सकता है। चूंकि बैलिस्टिक हथियारों का वजन बहुत अधिक था और मिसाइल हथियार बहुत कम समय तक चलते थे, इसलिए वेस ने अपनी पसंद के हथियार के रूप में उच्च शक्ति वाली लेजर राइफलों की एक जोड़ी लेने का फैसला किया। कबाड़ के ढेर द्वारा पेश की गई राइफलें बहुत अधिक पंच पैक करती थीं, लेकिन अत्यधिक गर्म होने की संभावना थी और ऊर्जा को ऐसे निगल लेती थीं जैसे कि कल था ही नहीं। सबसे पहला काम जो उसने किया वह था उनके स्टॉक, ऑप्टिकल दृष्टि और अन्य बेकार वस्तुओं को हटा देना। फिर उसने हल्के कवच का ढेर लिया और सुरक्षा के रूप में राइफल के चारों ओर एक आयताकार खोल तैयार किया। फिर उन्होंने आवरण के भीतर यथासंभव अधिक ऊर्जा कोशिकाएं भर दीं और इन सभी को प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में राइफल से जोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने बुर्ज वाली बैलिस्टिक तोपों की एक जोड़ी ली, उनके कुंडे काट दिए और उस पर बख्तरबंद लेजर तोपों को भद्दे ढंग से वेल्ड कर दिया। उसके बाद उसने बक्से की थोड़ी अधिक आकार की जोड़ी को अपने नए मेक के कंधों पर स्थापित किया। मेक वजन के मामले में अपनी सीमा तक पहुंच गया था, लेकिन कंधे पर लगी लेजर राइफलें दूर से पर्याप्त मारक क्षमता प्रदान करती थीं, जब तक कि वे ज्यादा गर्म ना हो जाएं। वेस ने शेष समय विभिन्न भागों के बीच समन्वय को परिष्कृत करने में बिताया। उन्हें विशेष रूप से कुंडा की प्रोग्रामिंग को दोबारा जांचना पड़ा और यह सुनिश्चित करना पड़ा कि यह बैलिस्टिक हथियार के बजाय ऊर्जा हथियारों की विशेषताओं के अनुसार काम करता है। जैसे ही उसका अजीब अपरिष्कृत फ्रैंकस्टीन का मेक अस्तित्व में आया, उसने उचित मात्रा में अप्रभावी ध्यान आकर्षित किया। पेट्रेसिया की मेक की सुंदर पंक्तियों की तुलना में इस लड़के का काम पूरी तरह गड़बड़ है। मुझे नहीं पता कि वह बिखरे पंखों से परेशान क्यों है। ऐसा नहीं है कि मशीन पहले ही इतने वजन के साथ उड़ने वाली है। वेस ने उपहास करने वालों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपने तंत्र को किसी और से बेहतर जानता था। मैक विज्ञापित के अनुसार काम करेगा, कम से कम गॉन्टलेट की अवधि के लिए। इसके गठन के साथ साथ वेस ने अपने इरादे को एक ही अवधारणा पर केंद्रित रखने की कोशिश की और उन्हें लगा कि उन्होंने इस प्रतियोगिता से जुड़ी सभी सीमाओं के साथ अच्छा काम किया है। वह हाथ से पुर्जे बनाने में सक्षम नहीं था और उनमें से अधिकांश को विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने वाले उपकरणों के लिए भी डिजाइन किया गया था। हिस्सों का ऐसा आसमान जमावड़ा एक स्पेक्टर को पूरी तरह से खत्म भी कर सकता है। मैं यहाँ एक बड़ा जुआ खेल रहा हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह रास्ता अपनाने में मैं गलत नहीं हूँ। उनकी अजीब मशीन ने रैप्टर पैरों की एक जोड़ी और कुछ सीमित उड़ान क्षमताओं के साथ एक ह्यूमनॉइड ऊपरी रूप से विवाह किया, इसलिए उन्होंने इसे ड्रेक नाम दिया। मेक ने क्वालिफायर में जीत की अपनी उम्मीदें रखीं और इसलिए उसे कल बड़े मंच पर आने की अनुमति दी, जहां वे काफी ध्यान आकर्षित कर सके। एक ग्राहक को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त, वेस ने आशा व्यक्त की। समय लगभग खत्म हो चुका है। कृपया अपने डिजाइनों को अंतिम रूप दें। अध्याय 32। गॉन्टलेट। जब प्रस्तुतकर्ता ने अंततः प्रतियोगिता के डिजाइन चरण की समाप्ति की घोषणा की, तो बहुत से युवा पुरुष और महिलाएं कराह उठे। जबकि वे थोड़े से समय के साथ अपना काम पूरा करने में सक्षम था, अन्य डिजाइनरों के पास कनेक्शन कार्य करने में बहुत अधिक समय खर्च किए बिना अलग अलग घटकों को एक साथ रिग करने के कौशल का अभाव था। आपने हमें बहुत कम समय दिया, एक युवा महिला ने शिकायत की जब उसके तनावपूर्ण चेहरे से आंसू बह रहे थे। जिस मशीन पर उसने काम किया वह केवल आधी अधूरी दिखाई दी। हमें और समय दीजिए। 12 घंटे बहुत कम है। यह अनुचित है। मौन। प्रस्तोता ने बेहद भावुकता के साथ आदेश दिया, जिससे तुरंत नम्र डिजाइनरों के कान खड़े हो गए। क्वालिफायर की शर्तें पहले ही प्रकाशित कर दी जाती हैं, इसलिए आपको इस दौड़ के लिए तैयारी करनी चाहिए। पिछले साल के क्वालिफायर में भी 12 घंटे लगे थे।
हम यहाँ एक सख्त समय सारणी पर हैं और मुख्य दौर होता है कल। हम केवल इसलिए कार्यक्रम को स्थगित नहीं करेंगे ताकि आप अपने काम को अंतिम रूप दे सकें। जब वेस ने अपने साथी प्रतियोगियों की प्रगति देखने के लिए चारों ओर देखा, तो उन्होंने पाया कि उनमें से लगभग एक तिहाई ने अपने डिजाइन पूरे नहीं किए थे। बहुत से लोग लड़खड़ा गए क्योंकि उन्होंने अलग अलग मशीनों के लिए डिजाइन किए गए घटकों को एक साथ काम करने के लिए मजबूर करने में बहुत अधिक समय बिताया। ऐसी विफलताओं ने साबित कर दिया कि उनके पास मशीनी डिजाइन की बुनियादी बातों से परे अधिक ज्ञान नहीं था। यह देखना दिलचस्प था कि क्वालिफायर आयोजित करते समय आयोजक इस पर बहुत अधिक जोर देते हैं। कुछ अन्य डिजाइनरों ने दोषपूर्ण निर्णय के कारण बहुत अधिक समय बर्बाद किया। एक भारी मेक में अत्यधिक उन्नत इंजन और पावर रिएक्टर शामिल थे। यह सब ठीक और बढ़िया था, लेकिन डिजाइनर ने उस क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए बहुत सारे खिलौने जोड़ने में बहुत अधिक समय बिताया। यदि वह 12 घंटे की सीमा को ध्यान में रखता और अपनी पसंद को संयमित रखता, तो वे अपने कौशल के स्तर से इसमें सफल हो सकता था। सामान्य तौर पर जिन प्रतियोगियों ने अवधि के अंत में अधूरे डिजाइन छोड़ दिए, उन्होंने अपनी क्षमता से अधिक जमाया। यदि वे कबाड़ के ढेर से सरल, कम यांत्रिक रूप से जटिल घटकों को चुनते हैं, तो वे दबाव में काम करने में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए कम से कम एक कार्यशील मशीन छोड़ देंगे। हालांकि मैं यह नहीं कह सकता कि मैं उन्हें महत्वाकांक्षी होने के लिए दोषी मानता हूँ। वेस शायद इन हारे हुए लोगों में से एक होता अगर उसके पिता ने उसे सिस्टम नहीं छोड़ा होता। यदि वह प्रतियोगिता में भाग ले रहा था और क्वालिफायर से आगे निकलने का प्रयास करना चाहता था, तो वे 150 अन्य प्रतियोगियों के बीच 64 से समझौता नहीं कर सकता था। मशीन को लगभग किसी भी अन्य के काम से बेहतर प्रदर्शन करना था, इसलिए जोखिम लेना अपरिहार्य था। जब उन्होंने निराश प्रतियोगियों को देखा, जिन्हें अपने अधूरे डिजाइनों के कारण क्वालिफायर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो वे इसको थोड़ा दोषी महसूस हुआ कि उन्होंने इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए धोखा दिया है। सिस्टम के आगमन से पहले वेस किसी भी अन्य नौसिखिया में एक डिजाइनर की तरह था जिसने स्थानीय विश्वविद्यालय से स्नातक किया था। उनके पास बुनियादी ज्ञान तो था, लेकिन उन्होंने यांत्रिकी के अलावा किसी अन्य चीज में कभी उत्कृष्टता हासिल नहीं की, और यहाँ तक कि इससे किसी को भी प्रभावित नहीं किया क्योंकि उन्होंने पुरानी तकनीकें सीखीं जिनका अधिक उन्नत राज्यों में मजाक उड़ाया जाएगा। उनके पिता ने उन्हें वर्षों के समर्पित अध्ययन और अनुभव को दरकिनार करने की प्रणाली दी। वह इस चमत्कार से लाभ पाने का हकदार क्यों था जब उसके कई अन्य पूर्व सहपाठियों को उनकी सामान्यता में डूबे रहने के लिए छोड़ दिया गया था? वह कोई संत नहीं था, उसने कभी दान नहीं दिया, वे पढ़ाई में भी अन्य लोगों जितना अच्छा नहीं था। इन भावनाओं पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। मैं दूसरों से अलग हूँ। जब उन्होंने मेक डिजाइनिंग का रास्ता चुना तो उन सभी ने जीवन में अपनी पसंद बनाई। मेक डिजाइन कैरियर पथ वह था जो प्रसिद्धि, धन और प्रतिष्ठा की ओर ले गया। हालांकि यह एक कठिन व्यवसाय भी था जो बहुत सारे प्रतिस्पर्धियों के लिए उपयुक्त नहीं था। शीर्ष पर अपनी जगह बनाने वाले प्रत्येक डिजाइनर के लिए कम से कम सैकड़ों या हजारों अन्य लोगों को पूर्णकालिक निर्माण या अन्य लोगों के मेके रखरखाव जैसी छोटी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया गया था। हारने वालों को विदा करने के बाद प्रस्तुतकर्ता ने उन लोगों की ओर इशारा किया जो अभी भी विवाद में थे। कृपया मुख्य मंच साफ करें और किनारे खड़े हो जाएं। हमारा पायलट हंस जल्द ही हमारी युवा प्रतिभाओं द्वारा तैयार किए गए साहसिक डिजाइनों का परीक्षण करेगा। मंच के बिल्कुल पीछे एक बहुत ही फैंसी सिमुलेशन पॉड लाया गया था। स्किन टाइट पायलटिंग सूट पहने हंस ने पॉड में प्रवेश करने से पहले दर्शकों की ओर हाथ हिलाया।
आयोजन स्थल पर अंधेरा हो गया और मंच पूरी तरह से यथार्थवादी प्रक्षेपण में एक पतली लेकिन सुंदर रोशनी वाली मशीन से जगमगाने लगा, जो 2 गुना लंबे पुलआर्म का उपयोग कर रही थी। उसके बाद बाकी वातावरण जगमगा उठा, जिसमें आगे के शहरी परिदृश्य के संकेत दिखाई दे रहे थे, जो सभी मैचों के लिए परीक्षण के मैदान का प्रतिनिधित्व करता था। सबसे पहले नेटली मोंटा की एक रचना है। 5 मिनट के अनुकूलन के बाद हंस लैंडस्टार का परीक्षण करेगा। यह तैयारी अवधि आज परीक्षण किए गए अन्य सभी उपकरणों पर लागू होती है। कार्लोस वेस के पास गया और प्रक्षेपण में पॉलिश किए गए डिजाइन पर सीटी बजाई। नेटली ने निश्चित रूप से अपना जादू चलाया। वह हमेशा हल्के में की कट्टर प्रशंसक रही है। उसने बाहरी हिस्से को चमकाने में बहुत अधिक समय बिताया। मुझे यकीन नहीं है कि कवच के नीचे का आंतरिक हिस्सा भारी शुल्क का सामना कर सकता है। वेस ने आलोचनात्मक दृष्टि से निर्णय लिया। एक अच्छी मशीन बनाने के लिए डिजाइनरों के पास 12 घंटे का बहुत कम समय बचा। उन्हें 1 सप्ताह का समय दें, और यहाँ अधिकांश प्रतियोगी ऐसे डिजाइन पेश कर सकते हैं जो उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डिजाइन से कम 50 से 100% बेहतर प्रदर्शन करते हैं। डिजाइन में त्रुटियों और कमजोर बिंदुओं को खत्म करने से प्रदर्शन में सबसे बड़ी उछाल आई और इसे 2 से 4 दिनों में किया जा सकता था, जबकि निरंतर अनुकूलन ने मशीन को शेष समय में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करने की अनुमति दी। जब हंस ने लैंडस्टार से खुद को परिचित करना समाप्त कर लिया, तो वे एक परीक्षण चरण में प्रवेश कर गया। प्रस्तुतकर्ता ने दर्शकों को गॉन्टलेट का अवलोकन कराया। जैसा कि सभी जानते हैं, किसी मशीन का यथासंभव निष्पक्ष परीक्षण करना कठिन हो सकता है। कई बुद्धिमान लोगों ने चुनौती के साथ आने से पहले समाधान खोजने के लिए अपने अत्यधिक दिमाग पर जोर डाला है। वे अलग अलग लंबाई, अवधि और कठिनाइयों में आते हैं, और प्रत्येक अलग अलग रन के साथ कॉन्फ़िगरेशन में यादृच्छिक होते हैं। इसका मतलब यह है कि हंस को अपनी वर्तमान चुनौतियों पर काबू पाने में मदद करने के लिए अपने आखिरी रन के अनुभव का उपयोग किए बिना प्रत्येक मेक पायलट के साथ समान चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तकनीकी रूप से, चूंकि कोई भी रन एक जैसा नहीं था, उनकी कठिनाइयां वास्तव में कई अलग अलग तरीकों से भिन्न थीं। यदि हंस को अंत तक आसानी से सामना करना पड़ता है, जहां वे एक जबरदस्त घात से मारा जाता है, तो वे कई अन्य स्थितियों की तुलना में अधिक स्कोर करने में सक्षम होगा। उदाहरण के लिए, यदि उसे शुरुआत में ही लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिससे ठीक होने के लिए समय न मिल पाने के कारण उसकी मशीन बीच में ही नष्ट हो गई। दोनों गॉन्टलेट रनों में मेज की मात्रा और उनकी ताकत समान रही, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दबाव डाला वे अलग अलग था, जिससे अलग अलग परिणाम सामने आए। हालांकि इसके बारे में शिकायत करने का कोई मतलब नहीं था। वेस को पता था कि मशीनी दुनिया में गॉन्टलेट एक लंबे समय से चली आ रही प्रथा थी, और इसके आविष्कारकों के पास इसके अधिकांश दोषों को रोकने के लिए बहुत समय था। लैंडस्टार चला गया। इसका पतला और हल्का डिजाइन प्रेरक शक्ति में महान प्रतिधारण की बात करता है। नेटली मोंटा के पास स्पष्ट रूप से इतनी आसानी से एक मेक ड्राइवर्स प्राप्त करने के लिए वास्तविक कौशल था। मशीन एक नर्तकी की तरह गॉन्टलेट की मलबे से भरी सड़कों पर उड़ती रही। जब लैंडस्टार को दुश्मनों का सामना करना पड़ा, तो हंस ने हाई स्पीड स्काउट के रूप में मैच को चलाया। इसने अपने रास्ते में आने वाले हमलों को टाल दिया और जब भी संभव हो जाल और उलझाव से बचा। यदि कोई मशीन उसके सामने आकर बाधा उत्पन्न करने में सक्षम थी, तो लैंडस्टार ने अपने लांस और सहायक पिस्तौल से केवल इतना नुकसान पहुंचाया कि वह अपना रास्ता बना सके। जब हंस कुछ लेजर किरणों से बच नहीं सका, तो नेटली की मशीन लड़खड़ाने लगी। गॉन्टेट के कंप्यूटर नियंत्रित प्रतिद्वंद्वी बहुत स्मार्ट या कुशल नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके पास भारी संख्या में लोग थे,
इसलिए हंस कितनी भी बार चकमा दे, पहुंच से बाहर रहना असंभव था। आउच! कार्लोस घबरा गया। मिच फंसती जा रही है और घिरती जा रही है। इसमें भेदने के लिए पर्याप्त मारक क्षमता नहीं है। लांस्टार ने केवल अपने पोलार्म को अपने मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इसके पास कोई भी दूरगामी हथियार नहीं था। हंस के पास दूर से अपने विरोधियों पर दबाव बनाने का कोई रास्ता नहीं था। जब अधिक से अधिक प्रतिद्वंद्वी सीमा पर एकत्र हो गए, तो लांस्टार को अंततः उसके पतले बख्तरबंद टखने में एक गंभीर चोट का सामना करना पड़ा। इससे लाइट मेक की गतिशीलता व्यावहारिक रूप से आधी हो गई, जिससे मेक पर अधिक बार प्रहार होने लगा। यह एक सम्मानजनक समय तक चला और इसके मौत के दौर में कुछ और यंत्रों को बाहर निकाला गया, लेकिन अंततः अनुकरण इसके विनाश पर समाप्त हुआ। प्रस्तुतकर्ता फिर से फोकस में आ गया क्योंकि सिमुलेशन ने बहुत सारे आंकड़े पेश किए, जैसे कि तय की गई दूरी और मेक ने कितने विरोधियों को कार्यवाही से बाहर कर दिया। लांस्टार 7 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गया है। इस दौरान उसने 5 मेच को मार डाला और 20 को क्षतिग्रस्त कर दिया। मैं आप लोगों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि केवल 12 घंटों में तैयार की गई एक मशीन के लिए यह एक शानदार प्रदर्शन है। भीड़ ने विनम्र तालियां बजाईं। नेटली अपने डिजाइन में बहुत अधिक रूढ़िवादी थी, जिसके कारण लैंडस्टार का प्रदर्शन एक आयामी हो गया। इसकी गति और प्रमुख डिजाइन दोषों की कमी के अलावा मशीन में कोई अन्य लाभ नहीं था। इसके बाद थंडरस्टॉर्म नामक एक भारी यंत्र आया। इसमें एक चौपाया डिजाइन था। इसके 4 भारी पैर एक अविश्वसनीय रूप से कठिन और स्थिर फायरिंग प्लेटफॉर्म का समर्थन करते थे। मेक थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि मेक के ऊपरी शरीर में 2 मोटी तोपें उसकी भुजाओं के रूप में थीं। जब हर कोई तैयारी के 5 मिनट बीतने का इंतजार कर रहा था, तो प्रस्तुतकर्ता ने मेच और उसके डिजाइनर का संक्षेप में परिचय दिया। जब हंस सड़कों पर निकले, तो आसपास के मेच पर थंडरस्टॉर्म लुढ़क गया। इसकी अद्भुत मारक क्षमता। इसके मुख्य हथियार 2 बैलिस्टिक तोपें हैं। अगर 1-2 बार हमला होता है, तो प्रत्येक मशीन नष्ट हो जाती है कई बार। हालांकि हल्के झटके के खिलाफ धीमी और गलत। थंडरस्टॉर्म ने उन्हें रोकने के लिए अपने कंधों और पीठ पर आधा दर्जन लेजर माउंट भी शामिल किए। 1 किलोमीटर दूर से भारी मात्रा में मिसाइलें दागी गईं। वे आकाश में ऊपर की ओर उठे, एक परवलयिक प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करते हुए वे थंडरस्टॉर्म की ओर नीचे की ओर बढ़े। हंस ने तेजी से घूमकर मिसाइलों को मार गिराने के लिए अपने लेजरों को रैपिड फायर मोड में फायर किया, लेकिन इससे वे फिर से अन्य प्रकाश यंत्रों के प्रति असुरक्षित हो गया, जिन्होंने उद्घाटन का फायदा उठाकर कुछ नुकसान किया। मिसाइलों ने बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचाया था, क्योंकि थंडरस्टॉर्म के पास अभी भी बहुत सारे कवच बचे हुए थे। लेकिन जैसे ही हंस ने अधिक से अधिक दुश्मनों को नष्ट करने की कोशिश करते हुए भारी मशीन को आगे बढ़ाया, ऊपर से मिसाइलें आना जारी रहीं। प्रत्येक लहर अपने पीछे अधिक विस्फोट और अधिक क्षति छोड़ गई। थंडरस्टॉर्म के बारे में दुखद बात यह थी कि इसने पहुंच वाले दुश्मनों के खिलाफ काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन लगातार लंबी दूरी की मिसाइल बमबारी का कोई समाधान नहीं दिया। मेक में लगभग कोई गतिशीलता नहीं थी, जिससे मिसाइलर पहुंच से बाहर रह सका। न तो कोई दृष्टि रेखा और न ही लक्ष्यीकरण डेटा का एक सेट होने के कारण हंस अपनी तोपों को तोपखाने मोड में भी नहीं बदल सका और जवाबी गोले दाग नहीं सका। जब लड़ाई शांत हो गई तो उसने कुछ बार कोशिश की, लेकिन यह स्पष्ट रूप से बहुत लंबी बाधाओं के साथ एक जुआ से ज्यादा कुछ नहीं दर्शाता था। जब थंडरस्टॉर्म अंततः सभी मिसाइलों से नष्ट हो गया, तो प्रस्तुतकर्ता मंच पर वापस आया और आंकड़ों का विश्लेषण किया। मैं थंडरस्टॉर्म से अत्यधिक प्रभावित हूँ। हंस ने भारी संख्या में 30 हत्याएं की और कई अन्य हथियारों की तुलना में 2 गुना नुकसान पहुंचाया।
हालांकि वह अपने शुरुआती बिंदु से बहुत दूर नहीं गया है, उसके नुकसान का स्कोर इस मशीन को सही ठहराने के लिए पर्याप्त से अधिक है। गॉन्टलेट का मुख्य लक्ष्य मैच को 10 किलोमीटर से गुजरना था। सफलता के बावजूद चोट लगने पर एक रन बनाया गया और दूरी तय की गई। इससे हल्के और भारी दोनों उपकरणों को उच्च मूल्यांकन तक पहुंचने का समान मौका मिला। फिर भी प्रत्येक मामूली सफल दौड़ के लिए कम से कम 3 और शानदार ढंग से विफल रहे। एक मीडियम मेक के आर्म कनेक्शन में अत्यधिक दृश्यमान गैप था। मेक का कवच भुजाओं की मांसलता को ढक नहीं सका, जिससे उन्हें नुकसान होने का खतरा था। यहाँ तक कि हंस के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कुछ मिसाइल हमलों ने कनेक्टर्स को बहुत तेजी से खराब कर दिया, जिससे मशीन में केवल बमुश्किल काम करने वाले हथियार रह गए। यह कहने के लिए पर्याप्त है, विकलांग मशीन बिल्कुल भी लंबे समय तक नहीं टिकी थी। एक अन्य मेक को एक उत्कृष्ट तलवार और ढाल के साथ एक ठोस, मजबूत शूरवीर के रूप में डिजाइन किया गया था। हालांकि जब हंस ने अपनी सहनशक्ति का परीक्षण किया, तो छाती पर लगे एक ठोस तोप के गोले ने मैक के अंदरूनी हिस्सों को बाधित कर दिया। शूरवीर के मजबूत बाहरी हिस्से ने कई खामियों को छुपाया, उनमें से ज्यादातर अंदरूनी हिस्सों को एक साथ रखने में लापरवाही से काम करने से संबंधित थीं। बड़े झटके ने व्यावहारिक रूप से इंजन के कनेक्शन को बाधित कर दिया, जिससे नाइट के संचालन में भारी मंदी आ गई। इसके अलावा ताकत में कमी के कारण इसकी तलवार विरोधियों पर वार करने में असमर्थ थी। वेस के बगल वाले किसी व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। फिर, यह शर्म की बात है कि हमें ज्यादा समय नहीं दिया गया। यह बहुत बकवास है। जब कार्लोस का मैच मंच पर आया, तो संबंधित युवक ने घबराहट दिखाते हुए वेस को गले लगा लिया। लानत है, मुझे आशा है कि मेरा बच्चा अच्छा करेगा। यह पहली बार है कि मेरी रचना का सार्वजनिक परीक्षण किया गया है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने माता पिता को निराश नहीं करूंगा। जिस मशीन पर कार्लोस ने 12 घंटे बिताए, वह एक खराब फिटिंग वाली गंदगी की तरह लग रही थी। अपने बड़े आकार के पैरों के साथ ह्यूमनॉइड में भ्रमित लग रहा था कि क्या वह मध्यम या भारी मेक बनना चाहता था। जाहिर तौर पर कार्लोस को वेस जैसी ही समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक अलग दिशा में जाकर समस्या का समाधान किया। हालांकि लोग अक्सर मध्यम भारी संकरों की निंदा करते थे, लेकिन हंसमैन कार्लोस ने किसी की अपेक्षा से काफी बेहतर प्रदर्शन किया। पैरों के कारण मशीन सामान्य से धीमी गति से चलने लगी, लेकिन यह क्षति के प्रति अविश्वसनीय रूप से प्रतिरोधी भी बन गई। एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में एक अजीब सी भारी राइफल के साथ मेक ने अपने रास्ते में आने वाले बहुत सारे मेक को मार गिराया। हालांकि हाथापाई के विकल्पों की कमी ने हंसमैन को नीचे खींच लिया। यह केवल राइफल को गिराकर और उसके बैकअप चाकू को खोलकर करीब आने वाले मैक्चों से निपटने में सक्षम था। इसने मेज को एक सक्षम रक्षक में बदल दिया, लेकिन दूरी में राइफल मेक को हंसमैन पर दंड से मुक्ति के साथ गोली चलाने की अनुमति दी। इस आवरण के परिणाम स्वरूप अंततः हंसमैन की मृत्यु हो गई। प्रस्तुतकर्ता ने हंसमैन को एक दिया औसत मूल्यांकन। इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन कम से कम यह चुनौती में पूरी तरह विफल नहीं हुआ। वेस ने कार्लोस के चारों ओर अपना हाथ लपेटा और उसे उसके निराश मूड से खुश करने की कोशिश की। आपने वहां काफी अच्छा प्रदर्शन किया। आपने इस स्तर पर खुद को साबित कर दिया है कि आपके पास एक डिजाइनर बनने की क्षमता है। हाँ, लेकिन मेरा स्कोर बहुत पीछे है। शीर्ष 8 की तो बात ही छोड़ो, मैं शीर्ष 32 तक भी नहीं पहुंच सकता। इतना अधिक अंक पाने वाले सभी लोग प्रतिभावान हैं। वेस ने आप भरते हुए भी सोचा कि वह भी उनमें से एक था। बहुत ऊंचा लक्ष्य मत रखो। आपको ऐसे अवसर मिले हैं जो आपके कई अन्य सहकर्मी चाहते थे कि उन्हें मिले।
एक बड़े निर्माता के यहाँ गुणवत्ता नियंत्रण पर काम करने का उनका काम उनके माता पिता के संपर्कों के माध्यम से संभव हुआ। कार्लोस पहले ही मेक डिजाइनर उद्योग में अपना कदम रख चुके थे। कुछ दशकों तक सीडी पर काम करने के बाद कार्लोस को मेक डिजाइन टीम में शामिल होने और एक नए डिजाइन के निर्माण में अपने समृद्ध ज्ञान का योगदान करने का अवसर मिल सकता है। आगे हमारी प्यारी पेट्रिसिया श्नाइडर की रोसारिया है। इस घोषणा ने सबका ध्यान खींचा। इस वर्ष के दल की शीर्ष स्नातक अपने दांत दिखाने वाली थी। अध्याय 33। प्रदर्शन। पेट्रिसिया के भव्य प्रदर्शन के लिए भीड़ में पहले से ही प्रत्याशा की भावना पैदा हो गई थी। प्रश्नाधीन युवती प्रतियोगियों के सामने गर्व से खड़ी थी। उसे यकीन था कि उसकी रोसारिया अब तक परीक्षण की गई किसी भी अन्य मशीन के साथ फर्श को पहुंच सकती है। उन्होंने अपने विलक्षण प्रदर्शन से अधिक ध्यान आकर्षित किया। परिसर की अप्राप्य राजकुमारी के रूप में वह जहां भी जाती थी प्रशंसकों को आकर्षित करती थी। अपने आकर्षक लाल बालों और आकर्षक आकृति से अपने साथी छात्रों को मंत्रमुग्ध करने में सक्षम थी। मुर्गियों के बीच एक सारस की तरह उसकी शक्ल बाकी सभी को सादा दिखा रही थी। कबाड़ के ढेर से उसने जो रोसारियो तैयार किया वह भी बहुत अच्छा लग रहा था। अपने छोटे पैरों और बाहों के बावजूद पेट्रिसिया किसी तरह मेक वजन को नियंत्रण में रखने में कामयाब रही। मीडियम मैक की मुख्य विशेषता इसकी संशोधित ढाल थी। पेट्रिसिया ने एक नियमित पतंग ढाल ली, इसे थोड़ा मोटा बनाया और इसमें बहुत सारे कांटे और तेज धारें जोड़ दी। उसने ढाल को एक हाथापाई हथियार में बदल दिया जो तलवार से ज्यादा कमजोर नहीं था। इसके दूसरे हाथ में एक फ्लेमेथ्रोवर था जो मेक की पीठ पर स्थापित ईंधन कोशिकाओं को खिलाता था। वे सेलुलर थे, जिसका मतलब था कि ईंधन खत्म होने पर प्रत्येक ईंधन सेल को अलग कर दिया जाता था। यह मेक वजन को नियंत्रण में रखने का एक अच्छा तरीका था, हालांकि शुरुआत में उसे इससे नुकसान हुआ था। रोसारियो ने बैकअप चाकू और पीठ पर बंधी पिस्तौल के अलावा कोई अन्य आक्रामक विकल्प पेश नहीं किया। अब तक प्रदर्शित अधिकांश अन्य मध्यम मशीनों की तुलना में मशीन का वजन हल्का था, खासकर जब इसकी ईंधन कोशिकाएं खत्म होगी। इसके विपरीत वे सहित बाकी सभी लोग अपने मेक में उतना ही ठूंसना चाहते थे। इसलिए यदि वे मध्यम वजन के साथ जाना चुनते हैं तो इसका वजन हमेशा अधिकतम भत्ते के करीब होता है। मुझे यकीन है कि रोसारियो इसे अंत तक बनाएगा। कार्लोस उस पर हंसे। अगर मैं तुम्हें उस शर्त पर ले जाऊं तो मैं मूर्ख होऊंगा। क्यों नहीं? रोसारियो केवल एक फ्लेमेथ्रोवर और एक नुकीली ढाल से लैस है। इसका पेट्रिसिया मूर्ख नहीं है। मुझे लगता है कि उसकी मेज हम सभी को आश्चर्यचकित कर देगी। जब हंस ने रोसारियो को गेट से बाहर जाने का निर्देश दिया तो वे तुरंत आग की चपेट में आ गया। युद्ध की शुरुआत में एक छोटा सा घात लगाया गया था। आने वाली लेजर और तोप की आग से बहुत सारे यंत्रों को गंभीर क्षति होगी। हंस ने शुरुआती वॉली से बचने के लिए रोसारियो की उल्लेखनीय गतिशीलता का उपयोग किया और जिसे वह टाल नहीं सका उसे रोकने के लिए अपनी ढाल को सामने ले गया। जैसे ही हंस सफलतापूर्वक कवर पर पहुंच गया, वह अपने छोटे और कमबख्त तरबंद पैरों को संरक्षित करने में कामयाब रहा। वह करीब था, कार्लोस ने कहा, क्योंकि वह पहले ही दौड़ में शामिल हो चुका था। क्या आपको लगता है कि हंस उन पर पासा पलटने जा रहा है? हंस के चुपचाप चले जाने से पहले ही वेस ने अपना सिर हिला दिया। मेक के पास बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किए बिना ऐसा करने के लिए पर्याप्त गतिशीलता थी। इसके अलावा जब तक रोसारियो ने अपने फ्लेमेथ्रोवर को रिजर्व में रखा, मेक ने अपनी हीट प्रोफाइल को नियंत्रण में रखा, जिससे दृष्टि की रेखा से बाहर पता लगाना मुश्किल हो गया। हंस वास्तव में पकड़े गए बिना पूरे 3 किलोमीटर तक गॉन्टलेट में आगे बढ़ गया।
इसने पेट्रेसिया के अपनी मशीन और पायलट द्वारा सामान्य से हल्के मध्यम वजन वाली मशीन को डिजाइन करने के प्रति अटूट विश्वास को प्रदर्शित किया। रोसारियो में असामान्य रूप से लंबी दूरी के सेंसर भी थे, जिनकी कार्यप्रणाली को दीर्घायु की कीमत पर दुश्मनों का पता लगाने के लिए संशोधित किया गया था। फिर भी यह लड़ाई के लिए काफी देर तक चली कि केवल असामान्य रूप से उच्च सांद्रता शत्रु सेना ने पूरे युद्ध के दौरान रोसारियो को चुपचाप घुसने से रोक दिया। कोई अन्य विकल्प न होने पर हंस दुश्मनों के समूह में घुस गया और फ्लेमेथ्रोवर को सक्रिय कर दिया। एक तरल सफेद गर्म धारा उग्र हथियार की नोक से निकली, जिसने बिना तैयार किए हुए मेचों पर गर्मी की बौछार कर दी। जैसे ही उनके कवच पिघल गए और उनके नरम हिस्से जल गए, मेचों का समूह दहशत में फैल गया। हंस ने हल्के यंत्रों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन मध्यम यंत्रों को एक अतिरिक्त झटका दिया। जहां तक भारी यंत्रों की बात है, जब तक कि वे मिसाइलों और तोपखाने से लैस ना हो, उसने उन्हें अपने पीछे चलने के लिए छोड़ दिया। रोसारियो की गतिशीलता जबरदस्त है। मुझे आश्चर्य है कि भारी उपयोग के बाद भी यह ठीक रहता है। मात्र 12 घंटे में उसने यह कैसे कर दिखाया? कार्लोस को आश्चर्य हुआ। उसे बुनियादी बातों पर गहरी पकड़ है। वेस ने अपने अनुभव के आधार पर उत्तर दिया, जब तक आप अपना सामान जानते हैं, आपको दो अलग अलग घटकों को एक साथ जोड़ने में बहुत अधिक समय खर्च करने की जरूरत नहीं है, भले ही वे थोड़े असंगत हों। आकर्षक फ्लेमथ्रोवर और ढाल को न देखें, इसके निर्बाध हाथ और पैर वास्तव में इसे अलग दिखाते हैं। पिछली कई मशीनों में दिखाए गए भद्दे पैच जॉब की तुलना में रोसारियो ऐसा लग रहा था मानो इस मशीन पर आधे दिन के बजाय कई हफ्तों तक काम किया गया हो। हंस ने शानदार ढंग से अपनी मशीन को सीमा तक पहुंचाया। जैसे जैसे उसका ईंधन खर्च होता गया, उसने अधिक से अधिक ईंधन सेल गिराए, जिससे भार हल्का हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप रोसारियो की गति बढ़ गई। इसके रास्ते में आने वाली कोई भी मशीन जल गई, और जो थोड़ी देर तक रुके रहे वे रोसारियो की घातक ढाल से क्षतिग्रस्त हो गए। इससे नुकसान होना शुरू हो गया है, वेस ने नोट किया। उससे पहले से ही ऐसा कुछ होने की उम्मीद थी। एक कारण से गॉन्टलेट्स की भीषण प्रतिष्ठा थी। लाइट मेक्स रोसारियो की एचलीसील थी। इन मेचों ने रोसारियो के पास लंबी दूरी के हथियारों की कमी का फायदा उठाया और उसे उसकी सीमा से बाहर रखा। उनकी बेहतर गति ने उन्हें रोसारियो पर हमला करने और उस पर लेजर, रॉकेट और बैलिस्टिक से हमला करने की अनुमति दी। हालांकि उनका खतरा न्यूनतम था, लेकिन समय के साथ उनकी संख्या काफी बढ़ गई। हंस अधिक क्षति उठाने से नहीं बच सका। लाइट मेक्स का काम खत्म होने से पहले ही गॉन्टलेट खत्म हो गया। इसे पेट्रेसिया श्नाइडर को सौंप दें। उसका रोसारियो गॉन्टलेट को सफलतापूर्वक पार करने वाला पहला मैच है। कार्लोस और वेस सहित पूरी भीड़ ने पेट्रेसिया की हार्दिक सराहना की। केवल 12 घंटे के समय में इतना कुछ पूरा करने से वे सभी वास्तव में प्रभावित हुए। महिला ने विनम्र मुस्कान के साथ उत्साह का आनंद लिया, जैसे कि जीत के लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ी हो। इसके बाद कुछ अन्य प्रतियोगी आए। डेवलपर्स के बीच विशिष्ट लोगों द्वारा बनाए गए को छोड़कर कोई भी बहुत अधिक विशिष्ट नहीं था। पेट्रेसिया की तरह उनके काम के डिजाइन शांत थे, जिनमें बहुत अधिक खिलौने नहीं थे, लेकिन जो कुछ उनके पास थे उनका अपनी पूरी क्षमता से उपयोग किया गया। उनके डिजाइनों ने अखंडता बनाए रखने पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिससे हंस को अपने यंत्रों को अपने आसपास गिरने दिए बिना जोर से धकेलने की अनुमति मिली। अधिकांश अन्य प्रतियोगी इतना भी पूरा नहीं कर सके, जिसके कारण कुछ शर्मनाक क्षण आए जब एक पैर या एक हाथ गिर गया। एक गोले की चपेट में आने से एक मेक ने अपना सिर भी खो दिया। प्रतियोगी का लगभग आधा काम मंच पर चढ़ जाने के बाद प्रस्तुतकर्ता ने परीक्षण समाप्त होने की घोषणा की।
समय की कमी के कारण हम परीक्षण रोक देंगे और कल सुबह इसे फिर से शुरू करेंगे। चिंता न करें, हंस कल बाकी मेजों से परिचित होना जारी रखेगा ताकि उसे बिना किसी रुकावट के गॉन्टलेट चलाने की अनुमति मिल सके। दिन काफी देर तक खिंच गया था। कई प्रतियोगियों ने ठीक से रात का खाना भी नहीं खाया था। वेस को रुकावट का डर था क्योंकि उसका मेक अभी तक ऊपर नहीं गया था। कार्लोस उसके पास आया और उसकी पीठ थपथपाई। दूसरे तरीके के बजाय वे इसको सांत्वना देने के मौके का आनंद उठाया। हाँ हाँ, पूरी रात मत जागो, सब ठीक होगा। मैंने आपकी मशीन देखी और यह एक खराब डिजाइन है, कल कुछ भी गलत नहीं होगा। वेस अन्य सभी प्रतियोगियों के साथ कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल गए। उनमें से आधे ने पहले ही त्यागपत्र के भाव से अपना सिर हिला दिया, जबकि अन्य आधे ने विभिन्न तरीकों से चिंता से निपटा। उनमें से अधिकांश के विपरीत, वेस को अपने डिजाइन पर पर्याप्त आत्मविश्वास था, इसलिए उन्होंने प्रतीक्षा में अधिक समय तक देरी नहीं की। वह होटल वापस गया और अपने कमरे में प्रवेश करते ही चिड़चिड़े लकी को गले लगा लिया। अरे दोस्त, मुझे आशा है कि आपने मुझे लंबे समय तक याद नहीं किया होगा। बिल्ली ने अपना असंतोष जाहिर करने के लिए उसके हाथ पर हल्का सा काटा। जब वेस ने उसे अपने द्वारा उठाया गया खनिज खिलाया तो यह तुरंत वापस जाग गया। वापसी के रास्ते में लकी की कंपनी ने वेस को उसकी चिंताओं से विचलित कर दिया, जिससे वे हंस गया। जबकि यंग टाइगर्स प्रदर्शनी के पहले भाग के अंत में डोरम की नाइट लाइफ जीवंत हो गई। कई नई युवा प्रतिभाओं ने अपना प्रदर्शन दिखाया है और उनमें से सबसे चमकते सितारे कल प्रतियोगिता के दूसरे भाग में प्रतिस्पर्धा करेंगे। अगला दिन एक अलार्म लेकर आया। पिछले दिन की तरह वेस को जल्दी उठना पड़ा। हालांकि अधिकांश गॉन्टलेट रनों के दौरान उसे वास्तव में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं थी। जीतें या हारें, कप्तान गिलियन उन्हें वैसे भी सूचित करेंगे। फिर भी वेस ने अपना बिस्तर छोड़ दिया और जल्दी निकलने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वह किसी की चुनौती को छोड़ना नहीं चाहता था। बस यह देखने से कि कैसे प्रत्येक प्रतियोगी ने समान परिस्थितियों का उपयोग करके बेहद अलग अलग मेक बनाए, उसे बहुत कुछ सिखाया कि कैसे एक ऐसा डिजाइन बनाया जाए जो उसके आराम क्षेत्र से बाहर हो। परीक्षण देखने आने वाली भीड़ 1/3 कम हो गई थी। असफल होने वाले कई प्रतियोगी निराश होकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए और वास्तविक दावेदारों के लिए मंच छोड़ दिया। वेस ने सोचा कि यह शर्म की बात है, लेकिन हर कोई अलग था। कल की तरह प्रस्तुतकर्ता मंच पर वापस आया, जबकि हंस ने पीछे से सिमुलेशन पॉड में प्रवेश किया। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको रात में अच्छी नींद आई होगी, क्योंकि हम शो फिर से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले एडविन मैकेनी के स्काई रिपर को मंच दें। जबकि पेट्रिसिया के रोसारियो ने ब्राइट रिपब्लिक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके भीड़ को चकित कर दिया, लेकिन इसने न्यू रूबार्थ साम्राज्य के एक संस्थान से स्नातक होने की प्रतिष्ठा को मात नहीं दी। विशाल सुपर स्टेट के पास सर्वोत्तम तकनीकें, सर्वोत्तम शिक्षा और सबसे अत्याधुनिक अनुसंधान था। एडविन केवल किनारे पर खड़ा था और अपने रास्ते पर पड़ने वाली नजरों से बिल्कुल अप्रभावित दिख रहा था। ऐसा लगता था मानो वह ऐसे उथले तमाशे के नीचे था। स्काई रिपर ने एक हल्के और फुर्तीले एलियन डिजाइन योजना का उपयोग किया, जो कई अलग अलग तरीकों से ह्यूमनॉइड मेक से अलग है। इसका मुख्य अंतर इसके बड़े बख्तरबंद पंख हैं जो उड़ान प्रणालियों को गहरे स्तर पर एकीकृत करते हैं। ओवरलैपिंग पंखों ने जोर को अत्यधिक अवरुद्ध किए बिना और लचीलेपन को बनाए रखने की अनुमति दिए बिना उड़ान प्रणालियों के कमजोर हिस्सों को ढाल दिया। मेक पंखों को हथियारों की तरह घुमा सकता है, जिससे पायलट को तेजी से और नाजुक तरीके से अपने पाठ्यक्रम को समायोजित करने की अनुमति मिलती है। इसने एवियन मेज को सबसे तेज और सर्वाधिक गतिशील मेक में बदल दिया।
जब हंस ने स्काई रिपर को गॉन्टलेट में लाया तो उसने प्रकाश मेच को आकाश के राजा में बदल दिया। मेघ हवा में तेजी से उड़ गया, अपने विशाल पंखों के साथ चालाकी से आग के माध्यम से पैंतरेबाजी करके अपने रास्ते में आने वाले बहुत सारे आयुधों से बच गया। पहली बाधा यही आती है, कड़ी मेहनत के लिए गॉन्टलेट की प्रतिष्ठा ने यात्रियों को छूट नहीं दी। अगर किसी ने सोचा कि 1 या 2 मिनट में 10 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए हवा में बहुत ऊंची उड़ान भरने से एक उड़ने वाली मशीन को मुफ्त पास मिल जाएगा, तो वे गलत थे। उड़ान सक्षम संस्करणों के साथ अधिकांश प्रकाश और मध्यम मैचेस को बदलकर थोड़ी सी धोखाधड़ी के साथ गॉन्टलेट को उड़ान मैचेस में समायोजित किया गया। जो भारी यंत्र बने रहे उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि वे किसी भी उड़ने वाले पर अविश्वसनीय मात्रा में आयुध फेंकने में काफी सक्षम थे, जो खुली हवा में उड़ने के लिए पर्याप्त मूर्ख था। हंस को उड़ने वालों की कुछ संरचनाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने नीचे गोता लगाकर और उनकी दृष्टि रेखा को काटने और उनकी फायरिंग लाइनों को बाधित करने के तरीके के रूप में संरचनाओं का उपयोग करके उनकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। हिट एंड रन रणनीति के मिश्रण और दुश्मन को स्थिति से बाहर निकालने के माध्यम से स्काई रिपर ने कुशलतापूर्वक यात्रियों के एक बड़े समूह को मलबे और अस्त व्यस्त मशीनों के समूह में विघटित कर दिया। स्काई रिपर का प्रभुत्व इसकी प्रभावशाली उड़ान प्रणाली, इसके अद्वितीय लचीलेपन और क्लंकियर लाइट मेक पर इसकी हवाई गति के प्रभुत्व पर निर्भर था। जब स्काई रिपर पूरी तरह से आउट हो गया तो उसने अपने विरोधियों को अलग करने के लिए 2 विनाशकारी तरीकों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले एवियन मेज की चोंच एक कॉम्पैक्ट तोप को प्रकट करने के लिए खुली। लाइट मशीन द्वारा ले जाए जाने वाले सीमित गोला बारूद के कारण इससे ज्यादा गोलीबारी नहीं हुई, लेकिन नजदीक से की गई प्रत्येक गोली हल्की मशीन से गिरी। मारने के लिए इसका दूसरा विकल्प इसके अविश्वसनीय रूप से तेज पंजे थे। एडविन ने उन्हें तेज बख्तरबंद स्पाइक्स के साथ संशोधित किया, जिससे प्रत्येक झपट्टा और गोताखोरी हमले को उड़ने वाली मशीनों के पतले कवच के माध्यम से सीधे फाड़ने की अनुमति मिली। एडविन के फ्लायर के कुशल कार्यान्वयन के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले एकमात्र मेक जमीन पर भारी मेक थे, जबकि शहरी परिवेश ने पोच दिया। कम उड़ान वाले हंस पर गोलीबारी करने में कई समस्याएं थीं, फिर भी उन्होंने अपने अप्रत्यक्ष अग्नि हथियारों, विशेषकर मिसाइलों का बड़े प्रभाव से उपयोग किया। सेंसर से लाभ उठाते हुए स्काई रिपर पर रखे गए लाइट मैक को लॉक कर दिया गया। कई मिसाइलों ने हंस पर वार किया, जैसे कि मधुमक्खियों का छत्ता एक भालू द्वारा क्रोधित हो गया हो जिसने उनका शहद चुरा लिया हो। स्काई रिपर ने अपने पंख फैलाकर और मिसाइलों पर तेजी से फायरिंग करने वाली लेजर फायरिंग करके जवाब दिया। एडविन किसी तरह लेजर हथियारों के अधिकांश आवाज को हटाने और उन्हें न्यूनतम विजन प्रभाव के साथ पंखों पर लगाने में कामयाब रहे। इसके अलावा उन्होंने उन्हें पतली में की छाती में लगे उच्च गुणवत्ता वाले लक्ष्यीकरण सेंसर के एक सेट से जोड़ा। हंस ज्यादातर मिसाइलों को मार गिराने के लिए ऑटो टारगेटिंग पर भरोसा करने में सक्षम था, जबकि उसका ध्यान उड़ने वालों से बचने या उन्हें मारने पर केंद्रित था। केवल सतही क्षति झेलने के बाद हंस आसानी से लड़ाई के अंत तक पहुंच गया। स्काई रिपर ने गॉन्टलेट को पूरी तरह से तोड़ दिया। प्रस्तुतकर्ता फिर से मंच पर गया और चौंका देने वाले आंकड़ों पर प्रकाश डाला। एडविन ने एक आभासी कृति का निर्माण किया है जो आसानी से कुछ हिस्सों को एक सुसंगत तंत्र में बदल देती है, जो दिमाग को चकाचौंध कर देती है। आइए हम सभी इसे एडविन मैकेनी के लिए छोड़ दें। उपस्थित सभी लोगों ने एडविन की सराहना की, जो अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे इस घटना का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पेट्रेसिया के रिकॉर्ड को आसानी से हरा दिया और गॉन्टलेट रन में पूर्ण प्रथम स्थान प्राप्त किया। हर कोई या तो उसकी प्रशंसा करता था या चाहता था कि वे उसकी जगह ले सकें।
अफसोस की बात है कि एडविन ने अपना मेलजोल अपने चापलूसों के समूह तक ही सीमित रखा, जिससे अन्य प्रशंसकों के लिए उनके करीब आना भी मुश्किल हो गया। हंस ने स्पिन पर कुछ औसत दर्जे के मेक आउट किए, इस बार दिखाया कि एडविन और पेट्रिसिया के स्तर तक पहुंचना मुश्किल था। वेस ने दोनों मेक्स के प्रदर्शन पर विचार किया और उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि बुनियादी बातों पर उनकी पकड़ उनसे कहीं बेहतर थी। यह वास्तव में दिखाता है कि दोनों ने घटकों को कितनी अच्छी तरह से एकीकृत किया है, जबकि वेस ने अपने जूरी हेरा फेरी कौशल को विभिन्न घटकों को मजबूती से जोड़ने के लिए मजबूर किया। वेस केवल एक पहलू में श्रेष्ठता का दावा कर सकते थे। उन्होंने एक स्पेक्टर पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी मशीन डिजाइन की। एडविन का एवियन फ्लायर एक तकनीकी चमत्कार था जिसने अपनी उच्च क्षमताओं से भीड़ को चकित कर दिया। हालांकि इसके महान निर्माण के बाहर वेस को लगा कि मेक एक बेजानीन है। एडविन ने इसके निर्माण में वस्तुतः कोई भावना नहीं निवेश की, जैसे कि मेक उसके पैरों के नीचे की गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। यहाँ तक कि पेट्रिसिया ने भी उससे बेहतर प्रदर्शन किया, क्योंकि उसने अपनी रचना में थोड़ा सा ध्यान रखा। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। एक स्पेक्टर ठीक और शानदार हो सकता है, लेकिन लबोलवाब यह है कि ताकत हर चीज पर हावी हो गई। अगर एक स्पेक्टर कागज से बना होता तो पायलटों को अपनी मशीन से अधिकतम लाभ उठाने की अनुमति मिलती, तो इसकी परवाह किसे थी। हमारे अगले प्रतियोगी पर यह एक बुरा लड़का ड्रेक है, जिसे वेस लार्किंसन द्वारा डिजाइन किया गया है। मुझे मिश्रण पसंद है। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूँ कि हंस इस जानवर के साथ क्या जादू कर सकता है। यही वह क्षण था जिसका वेस को इंतजार था। यह करो या मरो की स्थिति थी। वेस अब केवल हंस के लिए प्रार्थना कर सकता था और आशा कर सकता था कि उसकी चाल अंत तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय तक टिकी रहेगी। अध्याय 34। हाथ और पैर। हंस ने दौड़ते हुए गॉन्टलेट में कदम रखा। जब ड्रेक पहली बार सामने आया तो उसकी भौहें तन। इसका मानवाकार रूप रैप्टर पैरों के साथ घूमता था और अतिरिक्त बढ़ावा देने के लिए इसकी पीठ पर ठूंठदार पंख दिखाई देते थे, जबकि इसकी गोल ढाल और अच्छी गुणवत्ता वाली तलवार ने सभी को बताया कि इसकी मुख्य भूमिका एक शूरवीर की थी। ड्रेक के कंधों पर दो अजीब लंबे बक्से भी थे। क्या आपने अपने स्वयं के कंधे पर लगे लेजरों को एक साथ रखा है? आसानी से उपलब्ध चीजों का उपयोग करने में क्या गलत था? कार्लोस ने असमंजस में पूछा। कबाड़ के ढेर में से निकले हुए लोग ज्यादा जोर से नहीं काटते। ओह, शोल्डर माउंट ऐसे दिखते हैं जैसे उनका वजन बहुत अधिक हो। क्या आपकी मशीन यह सब संभालने में सक्षम है? इसीलिए मैं सबसे पहले रैप्टर लेग्स के साथ गया। वे बड़ा बोझ उठाते हुए भी अपनी गति बेहतर बनाए रखने में सक्षम होते हैं। हाँ, लेकिन वे विशिष्ट रूप से रैप्टर मैच के लिए बने हैं। आपके आधे मानवीय यंत्र का संतुलन नरक होना चाहिए। मैंने इसके डिफ़ॉल्ट मोड को समायोजित करने में कुछ समय बिताया और मुझे यकीन है कि हंस बाकी काम संभाल सकता है। आप परीक्षण पायलट पर बहुत अधिक भरोसा कर रहे हैं। वास्तव में उसने ऐसा किया, जबकि वे इस 12 घंटों में बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम था। वे मे के संतुलन को पूरी तरह से अनुकूलित नहीं कर सका। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हंस के पायलटिंग अनुभव के साथ सभी प्रकार के मे का यहाँ अच्छा उपयोग होगा, और ड्रेक की धारा प्रवाह चाल को देखते हुए उसे किसी भी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। कतरा हुआ उड़ान प्रणाली शानदार ढंग से जीवंत हो उठी। हंस ने अपने कदमों में अतिरिक्त स्प्रिंग लगाने के लिए इसके कम उत्पादन का लाभ उठाया। कुछ क्षणों में ड्रेक हल्के मेजों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ा, भले ही उसका वजन भारी मध्यम मेज जितना था। हालांकि यह उत्पन्न गर्मी के कारण पहचान से बचने में सक्षम नहीं था, यह कुछ समूहों से आगे निकलने में सक्षम था।
जब ड्रेक को दो भारी हथियारों और कुछ अन्य भार वर्गों से घात का सामना करना पड़ा, तो मारक क्षमता में असमानता के बावजूद हंस ने आक्रामक रूप से हमला किया। बड़ी गोल्ड ढाल ने अधिकांश गोलाबारी को आकर्षित किया, जिससे ड्रेक को अपनी तलवार से कुछ त्वरित हमले करने के लिए काफी करीब आने की अनुमति मिली, जिसने भारी मेक्स पर अधिकांश कमजोर हथियार माउंट को निष्क्रिय कर दिया। भारी मारक क्षमता का ख्याल रखते हुए हंस ने आगे पीछे दौड़ लगाई और अधिक मोबाइल मशीनों को उनकी शर्तों पर द्वंद्व युद्ध किया। जंप जेट के रूप में काम करने वाले पंखों के साथ ड्रेक अक्सर दुश्मन के साथ दूरी को अचानक कम करने में सक्षम था, जबकि लेजर तोपें खराब सटीकता और ट्रैकिंग से पीड़ित थीं। अगर ड्रेक काफी करीब आ जाता था, तो उनके द्वारा पहुंचाई गई क्षति हमेशा प्रतिद्वंद्वी को धीमा कर देती थी, जिससे वे घातक तलवार के वार के लिए नरम हो जाते थे। ड्रेक खूनी रास्ते पर आगे बढ़ता गया। दुर्भाग्य से इसकी उड़ान प्रणाली और लेजर तोपों दोनों की निरंतर सक्रियता ने तेजी से गर्मी पैदा की, जबकि मे की ऊर्जा खत्म हो गई। वे इस ऊर्जा के बारे में चिंतित नहीं था, क्योंकि उसने ड्रेक को पूरी लड़ाई के लिए पर्याप्त ऊर्जा कोशिकाओं से भर दिया था। गर्मी एक बहुत ही अलग समस्या थी, और एक बार जब ड्रेक अपनी सीमा के करीब पहुंच जाता, तो इसकी प्रभावशीलता काफी कम हो जाती। पहली मशीनों के अस्तित्व में आने के बाद से हीट सेंटर ने डिजाइनरों को परेशान किया है। मशीन विकास के 400 वर्षों के बाद भी आधुनिक मशीन को अभी भी शक्ति और गर्मी को संतुलित करने की पुरानी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। नए पावर रिएक्टरों ने अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन किया, जबकि ऊर्जा कोशिकाओं ने प्रत्येक नए पुनरावृत्ति के साथ अधिक से अधिक क्षमता पैक की। ऊष्मा अवशोषण और ऊष्मा अपव्यय प्रौद्योगिकी मुश्किल से ही समय के साथ चल पाई। हवा ऊष्मा की बहुत खराब संवाहक थी। यह कुछ लोगों के लिए अच्छी बात थी, क्योंकि इसका मतलब था कि उनकी कॉफी और सूप से कंडों में कमरे के तापमान तक ठंडे नहीं होंगे। मैक्चों के लिए यह एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि यहाँ तक कि सबसे प्रभावी निष्क्रिय रेडिएटर भी सामान्य टेरान मानक वायु स्थितियों में इतना कुछ कर सकते थे, जिसमें बहुत सारी दुनियाएं शामिल थीं। निर्जीव चंद्रमाओं जैसे कम हवा और निर्वात स्थितियों वाले स्थानों पर यह बदतर था। ऊष्मा अपव्यय में सबसे बड़ी प्रगति लगभग 300 वर्ष पहले हुई। पहले भारी उपकरणों में मुख्य रूप से मिसाइल और बैलिस्टिक हथियार का इस्तेमाल किया गया। उनके गोला बारूद ने बहुत अधिक जगह ले ली, लेकिन उन्होंने लेजर जैसे शुद्ध ऊर्जा आधारित हथियारों की तुलना में बहुत कम गर्मी उत्पन्न की। बहुत सारे लेजरों के साथ निर्मित भारी मेक को उस समय के अधिकांश मेक अंदरूनी सूत्रों द्वारा एक अवास्तविक कल्पना के रूप में देखा गया था। जब तक वे कुछ मिनट तक अपने लेजर से शूटिंग करते रहे, उनकी मशीन इतनी गर्म हो गई कि आप उसकी सतह पर एक अंडा पका सकते थे। एक मेक डिजाइनर सामने आया जिसने एक दिन सोचा कि मेक हवा में गर्मी फैलाने में इतने अच्छे नहीं है, तो जमीन के बारे में क्या ख्याल है। उनके पैर हमेशा जमीन पर छूते थे, इसलिए मेक डिजाइनर ने मेक के अंदरूनी हिस्सों पर फिर से काम किया और मूल रूप से पैरों की अवधारणा को न केवल चलने के तरीके और वजन का समर्थन करने के तरीके के रूप में, बल्कि मेक को जमीन में गर्मी स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए एक उपकरण के रूप में भी नया रूप दिया। परिष्कृत ताप संचालन मिश्र धातुओं को शामिल करके उस प्रतिभाशाली मेक डिजाइनर ने चौड़े पैरों के साथ क्रांतिकारी नए पैर विकसित किए जो वास्तव में गर्मी को काफी शालीनता से दूर कर सकते हैं। इस धमाकेदार आविष्कार के सामने आने के कुछ ही समय बाद अन्य मेक डेवलपर्स हरकत में आ गए। यदि दो पैर इस मात्रा में गर्मी का संचालन करते हैं, तो चार पैरों का क्या होगा। पहले चौपाए मेच का जन्म हुआ। ये तथाकथित जानवर और सेंटोर मेच बेहद असामान्य दिखते थे, लेकिन अधिक पैर होने से गर्मी हस्तांतरण में वृद्धि के अलावा कई फायदे भी मिलते थे।
इसके तुरंत बाद स्पाइडर मेक की शुरुआत हुई, लेकिन तभी पूरे पैर का क्रेज चरम पर था। एक व्यक्ति जिसने सेंटीपीड मशीन को डिजाइन करने की कोशिश की वह बुरी तरह विफल रहा, और उसकी घृणिता को जल्दी ही भुला दिया गया। तब से लेकर अब तक गर्मी से निपटने के तरीके बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वाष्पीकरण करने वाले शीतलक के उपयोग से लेकर बदली जाने योग्य हीट सिंक को शामिल करने तक, मेक डिजाइनरों के पास इस समस्या से निपटने के लिए अधिक विकल्प थे। वेस ने अपनी रचना में इनमें से कुछ भी शामिल नहीं किया था। इससे भी बुरी बात यह है कि हंस अक्सर ड्रेक के पैरों के इर्द गिर्द उछलता कूदता रहता था, जमीन को छू नहीं रहा था। इस प्रकार इसकी गर्मी का अपव्यय और सीमित हो गया। हंस अपनी गतिशीलता से भारी यंत्रों से बचता रहा, जबकि मध्यम यंत्रों को करीब से कूदकर काटता रहा और अपनी तलवार और ढाल से उन्हें बाहर निकालता रहा। केवल हल्की मशीनों ने ही समस्या उत्पन्न की, क्योंकि ड्रेक को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए लेजर तोपों को बहुत तेजी से नहीं दागा जा सकता था। इससे भी बुरी बात यह है कि ड्रेक को जो लेजर फायर मिला उससे उसकी गर्मी का स्तर बढ़ गया। गॉन्टलेट के माध्यम से लगभग 7 किलोमीटर दूर हंस ने फैसला किया कि यह पर्याप्त था और ड्रेक से लेजर माउंट और स्टबी उड़ान प्रणाली को अलग कर दिया। थीमेक ने अपनी बहुत सारी गतिशीलता और विस्तृत विकल्प खो दिए, लेकिन कम से कम इसके ताप उत्पादन में कटौती हुई। चतुर स्थिति और बहुत सारी दौड़ के मिश्रण के माध्यम से हंस कई अवरोधों के माध्यम से अपने हल्के ड्रेक को चलाने में सक्षम था। पूरी भीड़ ने अजीब भाव अपनाए जब उन्होंने देखा कि हंस एक के बाद एक घात लगाकर बचता रहा। ड्रेक अक्सर अपने दांतों की त्वचा, अपने बाहरी कवच और अपनी ढाल से फिसल जाता है और अधिक से अधिक छेद और जलने के निशान जमा करता है। फिर भी व्यापक क्षति के बावजूद उनमें से किसी को भी कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंची। हंस किसी तरह ड्रेक के साथ आगे बढ़ने में सक्षम था, तब भी जब अन्य प्रतियोगियों के मेक इस बिंदु पर खराब हो गए थे। लानत है बेटे, क्या तुमने सचमुच अपनी मशीन पर केवल 12 घंटे बिताए हैं? यह अभी भी मजबूत चल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। वेस ने असहाय होकर अपने कंधे उचकाए। मैं भी आपकी ही तरह मंच पर था। मेरे लिए धोखा देना संभव भी नहीं है। हो सकता है कि आपको प्रतियोगिता प्रारूप के बारे में पहले ही जानकारी मिल गई हो। यही कारण है कि पेट्रिसिया ने क्वालिफायर में जीत हासिल की। क्या आप दोनों ने लाभ पाने के लिए कुछ अवर्णनीय कार्य किए? वेस ने वास्तव में धोखा नहीं दिया था। बेंथीम पहुंचने के बाद से उन्होंने इतनी ईमानदारी से व्यवहार किया कि उन्होंने एक बार भी अपने कंप्यूटर सिस्टम नहीं खोला। शहर में वास्तव में बहुत भीड़ थी, इसलिए सभी प्रकार के संबद्धता वाले बहुत से लोग एक दूसरे की जासूसी कर रहे थे। जासूसी नजरों से बचने के लिए उसे होटल, वायरलेस नेट सिग्नल या खुली हवा पर भी भरोसा नहीं था। इस बीच गॉन्टलेट गेम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया, क्योंकि फिनिश लाइन नजर आ रही थी। हंस ने बहादुरी से ड्रेक को कई तंग जगहों से बाहर निकाला, हालांकि उसके दुश्मन उसकी एड़ी पर जमा हो गए थे। लाइट मेक्स ने उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी, क्योंकि उन्हें लंबे समय तक हिलाना असंभव था। पतली संरचनाओं से टकराने जैसे रचनात्मक रास्ते अपनाकर ही हंस शिकारी भेड़ियों से आगे रह सकता था। इसकी ढाल ने इतने सारे शॉट्स और तलवार के हमलों को रोका कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण में ढह गई जब ड्रेक ने शूरवीरों की एक जोड़ी के खिलाफ बचाव किया, जबकि हंस ने बाएं शूरवीर को अपंग कर दिया। दाहिना मेक अपरिभाषित ढाल बाह को काटने में सक्षम था। हंस को अपनी मेक की मुद्रा को समायोजित करने के लिए समय देने के लिए ड्रेक विस्फोटक रूप से पीछे हट गया। वह बमुश्किल एक बड़े पार्किंग परिसर के अंदर कूदकर उसमें फंसने से बच सका। इस भयानक आघात से वेस का हृदय द्रवित हो गया। जबकि ड्रेक पहले ही गॉन्टलेट में काफी आगे निकल चुका था,
उसे यकीन नहीं था कि यह क्वालिफायर पास करने के लिए पर्याप्त होगा। पेट्रिसिया और एडविन जैसी प्रतिभाओं के अलावा कम से कम 5 अन्य प्रतिभाएं थीं, जिन्होंने प्रतिस्पर्धा में दूसरे दर्जे के राज्यों के प्रसिद्ध संस्थानों से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। चलो हंस, आप यह कर सकते हैं। उसने यह उम्मीद करते हुए अपनी मुट्ठी पकड़ ली कि ड्रेक में एक स्पेक्टर को शामिल करने के उसके प्रयासों से फर्क पड़ सकता है, भले ही उसने अब तक कुछ भी नोटिस नहीं किया हो। ड्रेक स्थिर रहा क्योंकि हंस ने विराम के दौरान जितना संभव हो उतना गर्मी बाहर निकालने की कोशिश की। मेक ने अंधेरे में चमकना बंद कर दिया और कम गर्मी ने मेक के सभी मापदंडों को थोड़ा बढ़ा दिया। जैसे ही हंस अंतिम स्प्रिंट के लिए मानसिक रूप से तैयार हुआ, लाइट मशीन के एक समूह ने अचानक उसे पार्किंग स्थल से बाहर निकाल दिया। शक्तिशाली रैप्टर पैर हरकत में आ गए। ड्रेक ने रेंज में कूदकर हल्के मेजों को आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे मेक ने कुछ तेज तलवार के वार से उन्हें बेरहमी से काट डाला। ड्रेक ने गिरते हुए मेक्स को एक तरफ कर दिया और सड़कों पर भाग गया। दर्जनों मेच ड्रेक के चारों ओर एकत्रित हो गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हंस कहाँ मुड़ा, उसे हमेशा कम से कम 4 या 5 मेचों का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे उसकी युद्धाभ्यास की जगह छोटी होती गई, दुश्मनों ने अधिक वार किए। उसका कवच उड़ गया और उसका पावर रिएक्टर फटकारने लगा। हालांकि इंजन अच्छी तरह से सुरक्षित थे, इसलिए वे पूरे झुकाव पर चलते रहे, जबकि ड्रेक के शक्तिशाली रैप्टर पैरों ने अपने कवच के आधे हिस्से के फट जाने के बावजूद भी स्थिर चाल बनाए रखी। हंस ने अपने विरोध पर अभूतपूर्व क्रूरता के साथ प्रहार किया। उन्होंने शुरुआत भी कर दी अपने रास्ते में आने वाले लोगों को लात और कंधे से मारना, यह सब बचने के लिए, रास्ता बनाने के लिए। उसके चारों ओर भीड़ लगाने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक दूसरे के प्रयासों को रोकना शुरू कर दिया। ड्रेक मेचों की भीड़ को भेदने के लिए बेताब था, आगे की ओर दौड़ा और कूदने के लिए अपने शक्तिशाली पैरों का इस्तेमाल किया। अचानक हुई कार्यवाही ने मेक के पैर के कवच के शेष हिस्से को व्यावहारिक रूप से तोड़ दिया। ड्रेक अजीब तरह से एक हैरान मेक के ऊपर उतरा और मेक के गिरने के वजन से बेचौमरा गया। इससे हंस के लिए आगे खिसकने और गॉन्टलेट के अंतिम 100 मीटर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त जगह खुल गई। एक स्नाइपर राउंड ने ड्रेक के निहत्थे टखने को काट दिया, अंततः आखिरी क्षण में मेज को गिरा दिया। सभी ने प्रशंसा और निराशा की सांसें छोड़ी। ड्रेक लगभग हर दूसरे प्रतियोगी को पछाड़ते हुए इतनी दूर तक आने में कामयाब रहे। हालांकि यदि यह गॉन्टलेट के अंत तक पहुंचने में विफल रहा, तो इसके स्कोर को बड़ा झटका लगा, जो कि बहुत अफसोस की बात थी। अभी तक नहीं, यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वेस ने सोचा कि उसने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर पकड़ लीं कि उसने सारा खून निचोड़ लिया। वह मन ही मन हंस से कोई चमत्कार करने की प्रार्थना करता रहा। एक पैर से आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यह पता चला कि ड्रेक अभी तक तस्वीर से बाहर नहीं हुआ था। आश्चर्यजनक रूप से मेक ने अपनी तलवार फेंक दी और आगे झुक गया। इसने मेक के ऊपरी शरीर को सहारा देने के लिए अपनी एकमात्र शेष भुजा का उपयोग किया। हंस ने अजीब ढंग से 2 अंगों वाली मशीन को आगे की ओर संचालित किया। इसका अक्षुण पैर शक्तिशाली बल के साथ आगे की ओर उछला, जबकि हाथ ने मशीन के आगे के हिस्से को जमीन पर गिरने से बचाए रखा। प्रत्येक गलत संरेखित हॉप के साथ मेक अजीब तरह से फिनिश लाइन के करीब पहुंच गया। भले ही हाथ को इतना वजन उठाने के तनाव से अधिक नुकसान हुआ। स्नाइपर ने फिर से गोली चलाई। इस बार ड्रेक का आधा हाथ उड़ गया। हंस आगे गिरने से नहीं बच सका, फिर भी वह व्यावहारिक रूप से अपनी मशीन को आगे की ओर रेंगते हुए हार से लड़ता रहा। केवल कई मीटर की दूरी पर जीत और हार का अंतर था, और यहाँ तक कि जब अन्य मेक ने ड्रेक पर पॉट शॉट दागे,
तो अपंग मेक ने अपने शेष पैर को इस तरह से घुमाया कि ड्रेक को लाइन से आगे निकलने की अनुमति मिल गई। पूरी भीड़ अवाक रह गई, यहाँ तक कि प्रस्तुतकर्ता भी ड्रेक की अविश्वसनीय सत्यनिष्ठा और हंस के शानदार प्रदर्शन को देखकर हतप्रभ दिखे। मैं प्रतियोगी वेस लार्किंसन ने एक शानदार कृति डिजाइन की है। ड्रेक ने आधिकारिक तौर पर गॉन्टलेट पर विजय प्राप्त कर ली है। बधाई हो। वेस को जो तालियां मिली वे पेट्रेसिया के स्तर तक पहुंच गईं। कई प्रतियोगियों और दर्शकों ने उन्हें नई नजरों से देखा। इससे वेस संतुष्ट हो गए। हालांकि उन्होंने बधाई देने आए प्रतियोगियों की प्रशंसा करने की अनुमति उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दी। संभावित ग्राहकों के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। वेस ने पहले से ही भीड़ में कुछ सैनिकों और भाड़े के सैनिकों पर नजर रखनी शुरू कर दी। हम अभी समय नहीं हुआ है, आइए तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं आधिकारिक तौर पर क्वालिफायर पास नहीं कर लेता। उसके बाद चुनौती से गुजरने वाले अधिकांश अन्य यंत्र भीड़ को उत्साहित करने में विफल रहे। यह आगे बढ़ता गया और उन प्रतियोगियों के अलावा जिनकी मेजें प्रदर्शन पर थीं, वे सूब रहा था। उन्होंने अब तक अधिकांश प्रकार के मेक देखे थे और कई डिजाइनर बॉक्स से बाहर सोचने में विफल रहे, जिसके परिणाम स्वरूप एक के बाद एक कई सम्मान मेक सामने आए। ठीक है, अगर वेस को सिस्टम से लाभ नहीं हुआ होता तो वे शायद अपने एक बार के भयानक 0.3 क्रिएटिविटी स्कोर के साथ भी इसी तरह की घटिया मशीन डिजाइन करता। प्रतिभावानों द्वारा डिजाइन किए गए यंत्रों से जुड़े कुछ उत्साह के बाद अंतिम परिणाम स्पष्ट थे। प्रस्तुतकर्ता ने उत्साहपूर्वक 8 भाग्यशाली डिजाइनरों की घोषणा की जो आज दोपहर इत के मुख्य मंच पर जा सकते हैं और छठा स्थान वेस लार्किंसन को जाता है। बधाई हो मित्र, मुझे पहले से ही पता था कि तुम जीतोगे। कार्लोस ने वेस को कसकर गले लगाया। अपनी पहली जीत का जश्न मनाते हुए वेस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। यदि वह सिस्टम की मदद से यहाँ तक नहीं पहुँच सका तो उसके पास यहाँ पहले स्थान पर आने का कोई कारण नहीं था। क्वालिफायर पास करना निश्चित बात थी। जहाँ तक मुख्य कार्यक्रम का सवाल है, वे इतना निश्चित नहीं था। एडविन और पेट्रेसिया दोनों मजबूत थे, जबकि विदेश में पढ़ाई करने वाले बाकी प्रतियोगियों को भी कम नहीं आंका जा सकता था। फिर भी उनमें से 2 क्वालिफिकेशन के दौरान फिसल गए, जिससे हंस उनके मैच के साथ गॉन्टलेट के अंत तक पहुंचने से पहले ही असफल हो गए। डिजाइन प्रतियोगिता का अगला चरण दोपहर में हुआ, जबकि मेक पायलट प्रतियोगिता का सेमीफाइनल समाप्त हुआ। डिजाइन प्रतियोगिता की शुरुआत हजारों की संख्या में लाइव दर्शकों के सामने मंच पर की जाएगी। उसका चेहरा और छवि भी होगी ब्राइट रिपब्लिक के बाकी हिस्सों में प्रक्षेपित किया गया, जो उसके लिए एक अभूतपूर्व गौरव था क्योंकि उसने पहले कभी भी किसी भी चीज में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं किया था। उन्होंने घटनाओं पर आह भरी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे बहुत से सहकर्मी प्रसिद्धि और दौलत के पीछे भागते हैं। यह न केवल बहुत अच्छा लगता है बल्कि व्यवसाय के लिए भी अच्छा है। जैसे ही भीड़ तितर बितर होने लगी, वेस ने निष्क्रिय भाड़े के सैनिकों के एक समूह के ऊपर से गुजरते हुए पहले से ही अपने अल्प व्यापारिक आकर्षण को चालू कर दिया। आशा है कि वह इन युद्ध कठिन पुरुषों और महिलाओं में अपने उत्पाद के प्रति कुछ रुचि पैदा कर सकेगा। अध्याय 35। मुख्य मंच आकर्षण को चालू करने के बावजूद वेस केवल अपने में के लिए गैर प्रतिबद्ध रुचि पैदा करने में कामयाब रहा। उसे उम्मीद थी कि यह एक चुनौती होगी, लेकिन सैनिकों और भाड़े के सैनिकों ने उसके साथ मक्खी की तरह व्यवहार किया। ओह, शक्तिशाली लोग इसके बारे में विनम्र थे, लेकिन उनकी आंखों में तिरस्कार और बर्खास्तगी स्पष्ट थी। एक होनहार युवा में डिजाइनर के रूप में उनकी स्थिति, जो अभी अभी क्वालिफायर में उत्तीर्ण हुई, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती।
उनके पास मार्क एंटनी को दिखाने का अवसर नहीं था, क्योंकि 1 मिनट की विनम्र बातचीत के बाद उन्होंने उन्हें किनारे कर दिया। क्षमा करें, मेरा विभाग नई मशीन खरीदने की जल्दी में नहीं है। हमारा बजट तंग है। हम प्रति ऑपरेशन बहुत अधिक लाभ नहीं कमाते हैं। हम मुश्किल से अपने उपकरणों को बचाए रख सकते हैं। मैं कुछ साल बाद आपके उत्पादों पर गौर करूंगा, जब हमारे यांत्रिकी के मौजूदा बेड़े को प्रतिस्थापन की आवश्यकता होगी। मैं जिस दल को चला रहा हूं वह पहले से ही मैच के एक विशिष्ट विन्यास में प्रशिक्षित है। एक अलग प्रकार की मशीन का परिचय देने से संतुलन बिगड़ जाएगा। मैं हाथापाई से निपटने में माहिर नहीं हूं। गदा और ढाल का उपयोग करने वाली मशीन मेरे जैसे अकुशल पायलट के लिए उपयुक्त नहीं है। वेस ने जहां भी ग्राहक ढूंढने की कोशिश की, बहाने एक जैसे ही लगे। जैसे ही लोग नाश्ता लेने या सेंट्रल स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम देखने के लिए कार्यक्रम स्थल से बाहर चले गए, वेस के हाथ खाली रह गए। नमस्कार वेस। वह पीछे मुड़ा और एक अप्रत्याशित दृश्य देखा। हंस ने आकर उन्हें व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया। हंस, आप यहाँ क्या लेकर आए हो? मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूँ कि आज मैंने जितने भी विमान चलाए हैं, उनमें से आपका विमान उन कुछ विमानों में से एक है जिन्होंने पायलट के आराम को ध्यान में रखा है। वेस ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। यह निश्चित रूप से काम में एक फैक्टर था। मैं अपने मेक को उपयोगकर्ता को ध्यान में रखकर डिजाइन करता हूँ। मेरे उत्पाद इसके भागों के योग से कहीं अधिक हैं। मैं अपने प्रत्येक डिजाइन में अपना दिल लगाता हूँ। मैंने आयरन स्पिरिट के लिए कई मेक डिजाइन और निर्माण करके अपनी कला को परिष्कृत किया है, जहाँ मुझे पर्याप्त मात्रा में बिक्री का आनंद मिला है। मैं वर्तमान में अपने वास्तविक विश्व व्यवसाय को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह काफी पेशेवर लग रहा था, ठीक है? पायलट ने सिर हिलाया और दिलचस्पी दिखाई। मैं आपका और भी काम देखना चाहूंगा। आह! वेस ने अपने आभासी बिक्री पृष्ठ को हंस पर स्वाइप करने के लिए तुरंत अपना कोम सक्रिय कर दिया। मेरा डिजिटल स्टोरफ्रंट यहाँ है। कृपया बेझिझक मेरे माल को ब्राउज करें। हालांकि मैं आपको सलाह देता हूं कि आप पहले मेरे मार्क एंटनी संस्करण को देखें। यह सीजर ऑगस्टस पर आधारित है, लेकिन मैंने इसे अधिक किफायती कवच के साथ बड़े पैमाने पर फिर से तैयार किया है। यह वह डिजाइन भी है जिसे मैं अपनी वास्तविक ब्रह्मांड कार्यशाला से बिक्री के लिए पेश कर रहा हूं। आप ऑगस्टस का एक प्रकार तैयार करने में सक्षम हैं। हंस ने उस समाचार पर अपनी आंखें थोड़ी तेज कर दीं। मैं व्यवसाय के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि अकेले उत्पादन लाइसेंस के लिए अविश्वसनीय धनराशि खर्च करनी होगी। आप इतना प्रीमियम लाइसेंस कैसे पा सकते हैं? मैं कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित करने में भाग्यशाली रहा हूं जिन्होंने मेक डिजाइन में मेरी प्रतिभा पर ध्यान दिया। वेस ने सिस्टम के अस्तित्व को छुपाने के लिए बेशर्मी से बकवास की एक कहानी बुनते हुए कहा, मेरे स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रसिद्ध रूबर्थन अनुदान संस्थान ने मुझे कुछ उत्पादन लाइसेंस भी दिए। वह प्रभावशाली है। रूबर्थन्स का ध्यान आकर्षित करना आसान नहीं है। मुझे गलत मत समझो। संस्था संभवतः वित्तीय और गोपनीयता कारणों से केवल रूबर्थन साम्राज्य में स्थित है। वास्तविक मालिकों की उत्पत्ति संभवतः अधिक सामान्य है। जहां तक उनकी सटीक पहचान का सवाल है, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन इतनी गहरी जेब के कारण उनका दबदबा जरूर है। वेस ने बातचीत को जोखिम भरे तरीके से चलाने का फैसला किया। अपनी पीठ पीछे अस्तित्वहीन अमीर लोगों के बारे में इतनी सूक्ष्मता से बात न करके वे एक रहस्यमय और शक्तिशाली समर्थक का समर्थन प्राप्त होने का भ्रम बुन रहा था। जबकि अमीर लोग अक्सर अपना पैसा बर्बाद करना पसंद करते हैं, उन्होंने कभी भी अपना धन बेकार लोगों को नहीं फेंका।
वेस ने इसलिए निहित किया कि उनके पास में एक डिजाइन में एक अद्वितीय प्रतिभा थी जो उन्हें योग्यता में भाग लेने वाले सैकड़ों अन्य प्रतियोगियों से अलग करती थी। तथ्य यह है कि यह उन कुछ सच्चाइयों में से एक था जिसे उन्होंने बताने की कोशिश की, जिससे हंस को प्रभावित करने में मदद मिली। उस आदमी ने अपना गोरा ठूंठ रगड़ा। आप एक दिलचस्प व्यक्ति हैं, मैं तुम पर अपनी नजर रखूंगा। हंस ने वेस को पार किया और इमारत से बाहर निकल गया। वेस को लगा जैसे उसकी चालें किसी तरह समझ लेगी, लेकिन फिर उसने कंधे उचकाए। क्या हंस खेल में मां केंटनी को देखने के लिए प्रतिबद्ध थे? यह अधिक महत्वपूर्ण था। अरे, मुझे लटकने देने के बजाय कम से कम मुझे कोई ठोस जवाब तो दो। उन्होंने इमारत छोड़ दी और कई उपलब्ध भोजन स्थलों में से एक पर रात्रि भोज के लिए कार्लोस के साथ शामिल हो गए। जैसे ही वेस ने मीट पाई खाई, कार्लोस ने ईर्ष्या से अपने दोस्त को देखा, जो स्नातक होने के बाद से पुनर्जन्म लेता हुआ प्रतीत हो रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के हास्यास्पद अनुदान को आकर्षित करने के लिए आपने पेट्रेसिया को छोड़कर बाकी सभी की किस्मत ले ली। चलो, सीजर, ऑगस्टस लाइसेंस इन दिनों कितने अरबों क्रेडिट बेचता है? वेस ने किसी भी गलत काम से इनकार करते हुए बार बार कंधे उचकाए। वास्तव में मेरी कोई चीनी माँ नहीं है, पिता की तो बात ही छोड़ दें। आप जानते हैं कि मैं उस तरह स्विंग नहीं करता। पीएफएफ मुझे कुछ मिलियन क्रेडिट दीजिए और मैं खुशी से अपने घुटनों पर बैठ जाऊंगा, चाहे कितना भी पुराना और बदबूदार क्यों ना हो। उस छवि के लिए धन्यवाद। मैंने अभी भी अपना दोपहर का भोजन समाप्त नहीं किया है। जब वेस ने अपनी पहली बिक्री पाने में कठिनाइयों का वर्णन किया, तो कार्लोस ने अपना सिर हिला दिया। आप यहाँ डोरम में पले बढ़े नहीं हैं, इसलिए आपके पास मेक खरीदने वाले लोगों की अच्छी तस्वीर नहीं है। आप मेक कोर और भाड़े के कोर से बहुत अधिक उम्मीद कर रहे हैं। एक निजी मेक को सरकारी मेक को बेचने के बारे में भूल जाइए। उनके पास अपनी इकाइयों के खर्च में निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है। वे उन सभी यंत्रों का संचालन करते हैं जो पीतल के यंत्र उन पर फेंकते हैं। जहां तक उनके निजी जीवन की बात है, किसी भी सैनिक के पास इतना क्रेडिट नहीं है कि वे ऑफ ड्यूटी उपयोग के लिए एक मशीन खरीद सके, कम से कम सेवानिवृत्त होने से पहले तो नहीं। और भाड़े के सैनिक? वेस ने पूछा, यह महसूस करते हुए कि कार्लोस उसके लिए सब कुछ देने को तैयार था। वह बेनथाइम का स्थानीय निवासी नहीं था, इसलिए व्यवसाय के बारे में उसका ज्ञान मुख्य रूप से पाठ्यपुस्तकों से आया था। उनके वित्त को कड़ाई से विनियमित किया जाता है। एक अच्छा अनुबंध उन्हें कुछ करोड़ में स्थापित कर सकता है, लेकिन एक बुरी किस्मत उनकी बैलेंस शीट से दसियों या यहाँ तक कि सैकड़ों लाखों क्रेडिट मिटा सकती है। निश्चित रूप से उनके पास बैंक में क्रेडिट का एक बड़ा भंडार है, लेकिन यह उनकी योजना भी है, या सबसे खराब स्थिति में उनकी सेवानिवृत्ति निधि है। कार्लोस के शब्दों से, अभी भी एक छोटा सा मौका था कि वेस अपने उत्पाद को उन पर थोप सकता था, लेकिन यह उनकी बचत को खर्च करने के लायक था। इसलिए मेरे पास सबसे अच्छा मौका है अगर मैं सेवानिवृत्त लोगों या सेवानिवृत्ति के करीब लोगों से संपर्क करूं। यह लेने के लिए एक अच्छा कौन है? जो बूढ़े लोग सक्रिय ड्यूटी से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, वे तब तक अपनी खुजली नहीं मिटा सकते जब तक कि वे वास्तविक कॉकपिट में न चढ़ जाएं। आयरन स्पिरिट जैसे लोकप्रिय सिमुलेशन उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही आकस्मिक और नकली हैं। अपनी सेवा के वर्षों में अर्जित पेंशन को कम न आंकें। मेक पायलटों का मिलना मुश्किल था, और उनकी सेवाएं स्थानों को सुरक्षित करने और शक्ति प्रक्षेपित करने में महत्वपूर्ण थीं। उन्होंने करों या संरक्षण शुल्क के रूप में हमला करके अपनी संपत्ति का अच्छा हिस्सा अर्जित किया। मानव जगत में यह एक स्वीकृत वास्तविकता थी कि मुट्ठी कानूनों पर हावी थी। केवल यह तथ्य कि ब्राइट रिपब्लिक एक गरीब तीसरे दर्जे का राज्य था,
ने इसे क्षेत्र पर लगातार युद्धों में उलझने से बचाए रखा। जब भी मैक्स मैदान में उतरे तो बहुत सारे पैसे का आदान प्रदान हुआ। हालांकि इसका अधिकांश हिस्सा में के रखरखाव और अन्य खर्चों का भुगतान करने में खर्च हो गया। मेरे पास एक विचार है, कार्लोस ने अपना बरिटो खत्म करते हुए कहा। आपको अमीर लोगों, विशेषकर संग्राहकों से संपर्क करने का प्रयास करना चाहिए। वे असामान्य मेक इकट्ठा करना पसंद करते हैं और अपने निजी मेक अस्तबल में घंटों तक उनकी प्रशंसा करते हैं। उनमें से कुछ शक्तिशाली भी नहीं हैं। उन्हें अनोखी चीजों के मालिक होने का एहसास ही पसंद है। वेस ने सोचा कि वहां उसकी संभावनाएं बड़ी थीं। यह एक अच्छा दृष्टिकोण है, लेकिन वे अक्सर अप्राप्य होते हैं। ठीक है, यदि आप कुछ असत्तावारा हैं, तो हाँ, सुरक्षा आपको करीब नहीं आने देगी। लेकिन क्या होगा यदि आप यंग टाइगर्स प्रदर्शनी के विजेता हैं? संग्राहकों को बीहड़ में से रत्न निकालना पसंद है। यदि वे उज्जवल संभावनाओं वाले एक उभरते हुए मेक डिजाइनर के पहले हस्तनिर्मित मेक को खरीद सकते हैं, तो उन्हें आपके ऊपर फेंकने वाले लाखों क्रेडिट की परवाह नहीं है। जब आप गणतंत्र में एक घरेलू नाम बन जाते हैं तो संभावित संग्राहक के मूल्य की तुलना में यह बहुत कम है। वेस के लिए इसे पूरा करना एक बड़ा आदेश था। इस वर्ष की प्रतियोगिता अविश्वसनीय रूप से कठिन थी, और यहाँ तक कि वह इसके खिलाफ जीत की गारंटी नहीं दे सका। 7 अन्य प्रतिभाशाली प्रतिभाएं। यह सब आज दोपहर की प्रतियोगिता के प्रारूप पर निर्भर था। अपना रात्रि भोज समाप्त करने के बाद वे प्रदर्शनी के केंद्र में स्थित विशाल स्टेडियम में चले गए। अपने पसंदीदा पायलटों को अपने विरोधियों पर जीते देख प्रशंसकों की एक बड़ी भीड़ खुशी से झूम उठी। कार्लोस और वेस को भीड़ भरे प्रवेश द्वार तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। सुरक्षा पोर्टल ने उन दोनों को बिना किसी समस्या के पास कर दिया। जब उन्होंने खुद को डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले में एक डिजाइनर के रूप में पहचाना, यह आयोजकों द्वारा उन्हें दिया गया एक अच्छा उपहार था। व्यक्तिगत रूप से प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक नियमित टिकट की कीमत हजारों में होती है। स्टेडियम के इंटीरियर के सुनियोजित लेआउट ने 2 युवा डिजाइनरों को चारों ओर उत्साह की एक झलक पाने का मौका दिया। ऊंचाई और गहराई के चतुराईपूर्ण उपयोग के माध्यम से पूरे स्थल को त्रिआयामी एरेना में बदल दिया गया, जहां दर्शक बैठ सकते थे और ऊपर से सुरक्षित रूप से मैच देख सकते थे। अत्यधिक टिकाऊ सुरक्षात्मक स्क्रीन ने दर्शकों को आकस्मिक प्रोजेक्टाइल और प्रभावों से बचाया। हालांकि हिंसा के कारण अभी भी कुछ भयावह क्षण पैदा हुए। यंग टाइगर्स प्रदर्शनी ने अपने आगंतुकों को मैच की वास्तविक दुनिया से परिचित कराया। वेस ने एक नशेड़ी की तरह सब कुछ निगल लिया। वह उत्सुकता से निकटतम अखाड़े की लड़ाई के पास पहुंचा और 2 लगभग समान मध्यम मैचों के बीच एक तनावपूर्ण तलवार द्वंद्व का प्रदर्शन किया। वे दोनों कुछ देर तक ऐसा करते रहे और अपनी ढालों को इस हद तक नुकसान पहुंचाया कि उन्हें उसे फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ा। बेनथाइम की एक प्रतिभा द्वारा संचालित लाल मेक रिटरसबर्ग में एक एकेडमी की पोशाक में चित्रित बैंगनी मेक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ब्राइट रिपब्लिक के 2 मुख्य ग्रह अक्सर खेल से लेकर मशीनी प्रतियोगिताओं तक किसी भी कल्पनीय क्षेत्र में एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते थे। सामान्य रूढ़िवादिता यह थी कि रिटरसबर्ग के लोग विनम्र और घुटन वाले थे, जबकि बेंटहाइमर महानगरी और लालची थे। हालांकि जब एक दूसरे से मिले तो वे दोनों एक दूसरे को एक पायदान नीचे गिराने के लिए उत्सुक पागलों में बदल गए। क्लाउडी कर्टेन के मूल निवासी के रूप में वेस की मैच में कोई हिस्सेदारी नहीं थी। भले ही उन्होंने रिटरसबर्ग में अध्ययन किया, लेकिन उन्हें उस खूबसूरत लेकिन अंततः अभिजात्य ग्रह से संबंधित होने का कोई एहसास नहीं था। जहां तक कार्लोस की बात है,
वह अपने गृह ग्रह या उस ग्रह के प्रति समर्पित रहने के बीच थोड़ा उलझा हुआ महसूस कर रहा था जहां उसने अपना अधिकांश समय पार्टी करने में बिताया था। बकवास। कौन जीतने वाला है? कार्लोस ने अपने होंठ चबाए। उनमें से कोई भी पायलट नहीं था, न ही उनमें पायलट बनने की योग्यता थी। मशीनी झगड़ों पर उनका ज्ञान काफी हद तक मनोरंजन और कॉलेज में कभी कभार होने वाले क्लास वर्क से आया था। लार्किंसन सैन्य पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण वे इसको कार्लोस पर केवल थोड़ी बढ़त हासिल थी। बेंथिमर कुछ ज्यादा ही अधीर है। वेस ने मैच की गति को देखते हुए निर्णय लिया। दोनों पक्ष समान रूप से मेल खाते दिख रहे थे, लेकिन एक्स फैक्टर के अध्ययन के कारण उनकी आंखें कुछ अधिक स्पष्ट थीं। इसने उसे मैच चलाने वाले पायलटों की भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया। वह सोचता है कि उसका समय समाप्त हो रहा है। इंतजार जितना लंबा होगा, रिटर सबरगर उतनी ही अधिक ताकत जमा कर रहा है। बेंटहाइमर अपने प्रतिद्वंद्वी के भड़कने से पहले एक मौका ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बेंथाइम के ग्रह चिन्ह वाला नीला मेघ आगे बढ़ा और अपनी तलवार से वार किया। रिटर सबरगर ने चारा लेने से इनकार कर दिया और सीमा से बाहर खिसक गया। भीड़ के बीच प्रत्याशा बढ़ने के कारण दोनों मैच इधर उधर चक्कर लगाते रहे। जैसे ही बैंगनी मेघ ने आगे छलांग लगाई, उसने नीले मेघ को आश्चर्यचकित कर दिया। बेंथाइम के मेघ ने जल्दबाजी में तलवार के वार को रोका, लेकिन जब मेघ ने पीछे हटने की कोशिश की तो उसे एक मुक्का उसके चेहरे पर लगा। मेघ के मुख्य सेंसरों के विघटन ने रिटर सबरगर को अपनी तलवार को उसके बचाव में घूमने के लिए पर्याप्त अवसर दिया। जैसे ही तलवार की नोक ने कॉकपिट के ठीक सामने कवच प्लेट को छुआ, दोनों मशीनें तुरंत स्थिर हो गईं। सेफ्टी लगी हुई थी, जिससे मैच पर्पल मेघ के पक्ष में समाप्त हो गया। वह एक अच्छा शो था। वेस ने सराहना के साथ टिप्पणी की। रिटर सबरगर को समय की बहुत अच्छी समझ थी। उसने तब प्रहार किया जब बेंटहाइमर को लगा कि वे लंबी दौड़ में है। कार्लोस ने हैरान होकर अपना सिर हिलाया। पता नहीं, बेंथीम के खिलाड़ी को अपने प्रतिद्वंद्वी को इतना करीब आने देने के लिए खुद को थप्पड़ मारना चाहिए कि वह मुक्का मार सके। उन्होंने अन्य मैचों को देखने के लिए समय निकाला, नग्न आंखों से एक दूसरे के खिलाफ भिड़ने वाले वास्तविक मैचों के आंतरिक अनुभव का आनंद लिया। व्यक्तिगत रूप से ऐसी मशीनी लड़ाइयों का अनुभव करना एक सुखद अनुभव था, और वेस ने जब भी पायलटों को अपनी यांत्रिकी का अधिकतम उपयोग करते हुए देखा, तो उन्होंने यांत्रिकी के बारे में अपनी समझ में सुधार किया। मस्त लड़ाइयों से अपना पेट भरने के बाद वेस कार्लोस से अलग हो गया और मंच के पीछे के क्षेत्र में पहुंच गया। सुरक्षा द्वारा कड़ी तलाशी के बाद एक परिचारक ने उसे एक प्रतीक्षा कक्ष में ले जाया जहां में एक डिजाइन प्रतियोगिता के साथ अन्य फाइनलिस्ट इंतजार कर रहे थे। उनमें से कोई भी मुस्कुराया या वेस पर कोई ध्यान नहीं दिया। केवल पेट्रेसिया ने उसे दूसरी बार देखा, और यह एक छोटे चूहे को पहचाने जैसा था जो कभी कभार उसके पैरों के नीचे रेंगता था। समूह ने उसे स्वीकार नहीं किया था, जो उसके लिए ठीक था। जैसे ही हथियारों की गोलीबारी और मशीनों के टकराने की आवाजें बंद हुईं, एक खामोशी आ गई। कुछ परिचारकों ने मेघ डिजाइनरों को मुख्य मंच पर कदम रखने के लिए तैयार होने के लिए प्रोत्साहित किया। एक उद्घोषक ने आगामी कार्यक्रम का परिचय दिया। गणतंत्र के नागरिक, मुझे आशा है कि आपने अब तक होने वाली झड़पों का आनंद लिया होगा। मेरे पास निश्चित रूप से है। खैर, अगर आपको लगता है कि हम आगे क्वार्टर फाइनल आयोजित कर रहे हैं, तो तैयार रहें, क्योंकि इस साल हमारे पास आपको पेश करने के लिए कुछ खास है। उद्घोषक के पीछे प्रोजेक्टर में एक डिजाइनरों और फैब्रिकेटरों की एक कोलाज में चमक रहे थे जो अपने मेक पर लगन से काम कर रहे थे। एक अच्छा पायलट एक अच्छे मैकेनिज्म के बिना काम नहीं कर सकता।
मैदान पर हर पायलट को पीछे से समर्थन देने वाले कम से कम 10 से 20 लोग होते हैं। यह मेक डिजाइनरों के हाथों में है कि एक नया मेक जीवन में आता है। हम यहाँ यंग टाइगर्स प्रदर्शनी में इस महत्वपूर्ण पेशे का सम्मान करने में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। अब मैं वर्ष के 8 प्रतिभाशाली मेक डिजाइनरों का परिचय कराता हूँ। उनमें से 8 लोग मंच पर आगे बढ़े। दर्शकों ने उन्हें विनम्र तालियां दी। उनकी उपस्थिति में मामूली दिलचस्पी थी, लेकिन वे मेचों को एक दूसरे के खिलाफ अपना सिर पटकते हुए देखना पसंद करेंगे। थोड़ी देर झुकने के बाद उद्घोषक ने आगामी प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से बताया। मुझे यकीन है कि हमारे नवोदित इंजीनियरों को मशीनरी के साथ छेड़छाड़ करते देखना आकर्षक है, लेकिन अगर वे कई दिनों तक ऐसा करते रहे तो यह थोड़ा कठिन हो सकता है। हमने पिछले वर्ष के आयोजन के बारे में आपकी टिप्पणियों को ध्यान में रखा है और इस वर्ष प्रारूप में एक नया मोड़ लाने का निर्णय लिया है। ओह, यह इतना अच्छा नहीं लग रहा था, वेस ने सोचा।